आप लोग तो बोल रहे हो ना देवी को ना बलि चाहिए ना मांस चाहिए, देवी तो मेरी खून पी रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी देवी तो खून पीती है। कोई भी कर सकता है ब्लैक मैजिक विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। एक केस तो ऐसा था, उस घर के अंदर कोई भी लड़का जब जन्म लेता था उसकी होते ही इंस्टेंट डेथ हो जाती थी। चींटी भी मारोगे तो वो भी नोट हो रही है, ठीक है। और सच में चींटी को आटा खिलाया है ना, अगर एक चींटी का भी पेट भरा है तो वो भी काउंट हो रहा है। हम अपनी अगली लाइफ भी खुद ही डिजाइन कर रहे होते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रील देखी थी, अंबानी को नजर क्यों नहीं लगती। आप कोई भी नेता पकड़ लीजिए, एवरी पॉलिटिशियन डेफिनेटली परफॉर्मिंग दी बगलामुखी पूजा। आपने बताया था कि आपको पिछले अपने 7 जन्म याद है। हाँ जी। वेलकम टू डीप कास्ट, डीप बातें डीप कास्ट में। और आज हमारे साथ डीप बातें करेगी डॉक्टर अमायरा यादव, जिनकी एक्सपर्टीज़ है ब्लैक मैजिक में, वशीकरण में और तंत्रा में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर अमायरा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीप कास्ट शो में। थैंक यू सो कैसे वेरी हैं मच मैम दीपक बुलाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक मैजिक है, तंत्र है, वशीकरण, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसके बारे में लोगों को जितना डीप हम नॉलेज दे सकें, जितना जेन्युइन हम नॉलेज दे सकें, वो सब हम दें। और मेरे लिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इन चीज़ों में सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मेरी कई सारी ऑडियंस बिलीव नहीं करती होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। सो आज मैं फर्स्ट टाइम इन चीज़ों के बारे में जानूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के तो डीप तक। तो मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। सो मेरा पहला ही क्वेश्चन है, एक्चुअल में ब्लैक मैजिक, काला जादू है क्या? ओके, काला जादू आपकी गलत, खराब और काली इंटेंशंस हैं। इंटेंशन या आपकी इंटेंशन, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको, हम इसको भी पहले स्पिरिचुअल नहीं जाते हैं, पहले मेटेरियलिस्टिक समझते हैं कि जिस दुनिया में हम नॉर्मल रहते हैं, जिस तरीके से आप नॉर्मल उठते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, उस तरीके से ही बात करते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आपको कोई बहुत पावरफुल पोजीशन मिल जाए, आप किसी ऐसे ओहदे पे बिठा दिया जाए जहाँ पर आपको पता है कि आपका तो डंका बजता है जी आपके शहर के अंदर, और आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उस पावर का या तो आप सही इस्तेमाल करके अपने देश की सेवा करेंगे, बाकी सब लोगों की मदद करेंगे, या फिर अपनी उस पावर का गलत इस्तेमाल करके आप लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो उस गलत इंटेंशंस ने ही उस पावर को क्या किया, क्या कहते हैं, आपने गलत करना शुरू कर दिया उस पावर से, ठीक है। सेम आता है, हम यहाँ बात करें काले जादू की, तो काला जादू जैसा तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम साइंस के बेसिस पे बात करोगे तो इट्स जस्ट एनर्जी। एनर्जी कैन बी गुड और बैड, है ना। एनर्जी कैन बी इविल, एनर्जी कैन बी डेविल ऑल्सो, एंड एनर्जी कैन बी गॉड लाइक ऑल्सो। तो एनर्जी तो सिर्फ एनर्जी है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते, हम स्पेसिफिकली साइंस के हिसाब से बात करेंगे। तो एनर्जी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। तो ब्लैक मैजिक की जहाँ तक बात होती है, जो लोग बोलते हैं हम पे किसी ने काला जादू कर दिया, उसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अंदर क्या किया कि मैं एग्जाम्पल में खुद को ही ले लेती हूँ, क्योंकि किसी दूसरे को तो कोट करना ठीक नहीं है। मान लीजिए जैसे मैं साधना करती हूँ, जब हम साधना करते हैं, किसी देवी को पूजते हैं, उसको साधने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक समय जब ऐसा हो जाता है करते करते, तो देवी आपसे प्रसन्न होकर के आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देती हैं। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपको देती है। और जब वो पावर आपके पास में आनी शुरू होती है, आप उस पावर का इस्तेमाल करके मैं आपके लिए सच में कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपका काम रुक गया है, ठीक है, आपको लग रहा है मेरा बिजनेस में सडन कोई ब्लॉकेज आ गया, कुछ भी है, तो एक्चुअली उस पावर का इस्तेमाल करके आपकी उस ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है और आपके बिजनेस को ग्रोथ दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि अब मेरी इंटेंशन तो गलत है, मुझे नहीं करना आपके लिए अच्छा, मैं तो बुरा करूँगी, तो वहाँ पर मैं आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक भी सकती हूँ, मैं आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम लेकर के आ सकती हूँ। तो इसी को हम नॉर्मली बोलते हैं, ये हमने क्या कर दिया, काला जादू कर दिया। बट जादू इज जादू, पावर इज जस्ट पावर। उसको अच्छा या बुरा आप बनाते हैं, आपकी इंटेंशंस बनाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक मैजिक की कोई उत्पत्ति नहीं है। अगर आप उसका कोई ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इट्स नथिंग। और जहाँ से सबसे बड़ी बात, जहाँ से एक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो एनर्जी का जो सोर्स है वो एक ही है, जिसको मैं मतलब मेरी जितनी भी समझ बोलती है उसके हिसाब से काली माँ इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट शक्ति इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, शक्ति इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। तो काली माँ के पास में उनके जितना, अगर आप ब्लैकनेस या डार्कनेस की बात करो, तो उनके जितना डार्क भी कोई नहीं है। तो पावर्स तो उनके पास से आ रही है, तो डार्क एनर्जी भी देने के लिए वही सक्षम है, आपको गुड एनर्जी देने के लिए भी वो सक्षम है। लेकिन ये है आपके ऊपर कि आपने उसका करना क्या है। तो ब्लैक मैजिक क्या है, आपका काला मन, आपकी काली इच्छाएं, आपकी काली इंटेंशन। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ब्लैक मैजिक विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। आप प्रैक्टिस करके पहले कोई पावर हासिल कर लीजिए, फिर आप उस पावर का अच्छा या बुरा इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण रूप से फ्री हैं। तो पावर कहाँ से मिलेगी? पावर आपको भगवान को साधने से मिलेगी। अच्छा, ये आपको मिल चुकी है?
मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, माँ काफ़ी हद तक खुश है और बहुत ब्लेस है, तो हाँ, कुछ तो पावर्स मिल चुके तो मतलब आपके पास में वो पावर है जिसकी वजह से आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इन अ कुछ पॉजिटिव भी मैनर इन द और इन से अ बैड कि मैनर। देखिए, जब हम बात करते हैं कुछ भी करने की, तो बिकॉज आई एम ए तंत्र प्रैक्टिशनर, ठीक है, मैं तंत्र प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पे। और जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं या बात की जाती है, वो बात होती है कि किसी का सम्मोहन करना, किसी का वशीकरण करना, स्तंभन करना, उच्चाटन करना, विद्वेषण करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट विद प्रैक्टिस आप इसके अंदर जो है निपुण होना शुरू हो जाते हो। अच्छा। तो ये सारी पावर्स आती हैं आपके पास में। लेकिन मैं बोलूँगी कि मेरे केस में अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मेरे पास सब कुछ आ चुका है एंड ऑल दैट, तो मैं बोलूँगी मैं अभी बहुत इतना, आई एम अ टाइनी किड अभी, मेरी बहुत शुरुआत है अभी साधना के लिए। तो येस, आनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि फलीभूत होना शुरू हो गई है साधना। लेकिन मैं बोलूँ कि आई एम दी प्रो, और अब मैं तो खाली देख कर के ही तुमको उड़ा दूंगी या कुछ है, उसमें ऐसा नहीं होता। बहुत प्रोसेसेस होते हैं और उसमें टाइम भी उतना ही लंबा लगता है। बस अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी कि जनरली हम ना किसी को भी डायलॉग मारते हैं कि अरे कलयुग में बैठे हैं, लेकिन कलयुग में होना ना साधनाओं के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, इट्स अ प्लस प्लस। क्योंकि सतयुग के अंदर आपको किसी भी चीज़ के जब मान लीजिए कोई सिद्धि आपको हासिल करनी होती थी, तो हमें ना हज़ारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। आपने किताबों में भी पढ़ा पढ़ा है, होगा सुना कि है। ऋषि मुनि हज़ारों वर्षों की तपस्या करते थे। बट इस युग के अंदर आपको हज़ारों वर्षों की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर उसका मात्र 1% भी निकालोगे ना, 1% भी ज़्यादा बोल रही हूँ, उतना भी आपने समय दे दिया भगवान को या जाप कर लिया, तो भी आपको जो है सिद्धि हासिल हो जाएगी इस टाइमिंग पे, अच्छा। जिस युग में आप बैठे हो। क्योंकि इस युग में ना आप सोचो कि मैं रोज़ नियम से ना 1 घंटे की पूजा पाठ करूँगा, आप बैठ ही नहीं पाओगे। कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज अराउंड यू, कुछ ना कुछ। अभी बैठने बैठा था, अरे इंस्टा पे मैसेज आ गया, अभी बैठे थे, अरे मम्मी की कॉल आ गई, अरे भाई ने बुला लिया। ये सारी क्या है हमारे इस टाइमिंग पे, हमारे इस वर्ल्ड की, हमारे आसपास की जो है ना, डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे को। पहले के ऋषि मुनि इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, पहली बात तो खैर उनके आप देखोगे परिवार वगैरह बहुत ज़्यादा में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते थे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालयाज़ पे चले जाते थे। क्यों जाते थे हिमालयाज़ पे भी? कि कोई डिस्टर्ब ना करे आसपास। अब आज के युग में अगर आप करना चाहोगे तो पहली बात, आप बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आप इन अपनी डिस्ट्रैक्शन से फाइट करके बैठ गए, तो आपने पहली बात, मतलब एक टिक मार्क तो वैसे ही हो गया आपका कि ये इस लायक हो गया कि इसको कुछ मिलना चाहिए। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो सो ब्लैक मैजिक इज़ नथिंग, इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ परसेप्शन विच इज़ देयर इन योर माइंड, ठीक है। वो हमने बना दिया है उसको ब्लैक मैजिक करके। लेकिन हाँ, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, तंत्र का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, पावर का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो गलत इस्तेमाल करने वाला ह्यूमन ब्रेन ही है, आप ही हो या मैं ही हूँ, नोबडी एल्स। ओके। और आप लोगों की हेल्प करते हो जी इस मैजिक से, जी कि उनकी जितनी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। तो आप इसको तो ब्लैक मैजिक नहीं कहोगे ना, क्योंकि आपके पास जो मैजिक है वो तो ब्लैक नहीं है। फिर अगर आप उसका ब्लैक में यूज़ करते हो तो ब्लैक मैजिक हाँ, हुआ। मैंने बोला ना, मैजिक इज जस्ट मैजिक। मैजिक। आप इसको यूज कैसे करोगे, दैट विल मेक इट व्हाइट मैजिक और ब्लैक हाँ, मैजिक, है मैंने ना। तो बताया कि इनके ब्लैक मैजिक में मास्टरी है। नहीं देखिए, ब्लैक मैजिक में मास्टरी है उतारने को लेकर के। आपकी ओके, लाइन को मैं सही ओके। प्रूव कर देती हाँ, हूँ हाँ, यहाँ पे कि बिल्कुल हाँ। मास्टरी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो काफ़ी लोगों के गलत कर्मों की वजह से परेशान हैं। उन्होंने गलत इंटेंशंस उनके घर में भेजी, एनर्जी को भेजा, उनके घर के लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम कर दी, किसी की हेल्थ में एक्चुअली बहुत इश्यूज हो गए। एक केस तो ऐसा था, उस घर के अंदर कोई भी लड़का जब जन्म लेता था, उसकी होते ही इंस्टेंट डेथ हो जाती थी। तो दे वर ऑल्सो कर्स दैट वे। तो येस, हम ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट्स करने के लिए आप बोल सकते हो कि हमें Okay. महारत है थोड़ी सी, कि हम वो Okay. कर रहे हैं। Great. और केस टू केस डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे या किस तरीके से उनका निवारण करेंगे। पर ज़्यादातर केस के अंदर, बिकॉज मैं खुद महाविद्या साधक हूँ, तो मैं महाविद्याओं के यज्ञ के द्वारा ही उनका निवारण करना प्रेफर करती हूँ। यज्ञ के द्वारा? जी। कहाँ पर? ज़्यादातर प्लेस हमारा, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड, दिल्ली एनसीआर, तो शमशान के पास में ही टेंपल है, हम वहाँ पर ही ये पूजा करते हैं। शमशान के पास में टेंपल है, माता जी का? आई विल डेफिनेटली माता जी शेयर का? सम। माता जी का टेंपल? शिव भगवान का शिव टेंपल है, भगवान का। पुराना, ओके। बहुत पुराना, सदियों पुराना है। द्वापर युग से बोल सकते हैं आपकी उसकी स्थापना वहाँ पर हुई है। तो उस मंदिर के अंदर ही जो है, हम साथ में यमुना नदी बह रही है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पर ही जो है हम ये सारे यज्ञ करते हैं, क्योंकि एनर्जी, प्लेस, एवरीथिंग मैटर्स, तो वो बड़ा करता है। ओके। और ये सॉल्व हो जाती है उनकी चीज़ें? देखिए, अभी तक तो सबके फीडबैक में ऑफ सबके? कोर्स प्लस है। सबके? अभी तक कोई वापस लेकर के तो आया नहीं है कि आपने यज्ञ किया था और कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। एक्चुअली ये भी तो हो सकता है ना कि हर इंसान का देखो बुरा टाइम आता ही आता है। जी। तो उसको ऐसा नहीं कि उसको हम पूरी तरह से टैकल ही कर जाएंगे हर बार,
थोड़ा तो उसको रहना पड़ेगा इंसान को उस बुरे टाइम। ये चीज़ मैं भी बोलती हूँ कि अगर हम बोलें कि कोई इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेके आया तो वो काला जादू ही है, नहीं, ऑफ कोर्स। एंड दैट इज़ हाउ जो हम सेशन रखते हैं क्लाइंट के साथ में, उसमें मैं बात करके उससे समझना ही ये चाहती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। आपका कुछ केसेस के अंदर देखिए निकल के आता है, मान लीजिए आप मेरे पास में आए कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आपका पॉइंट भी मैं लेती हूँ कि देखिए लाइफ कभी भी हमेशा अच्छी अच्छी तो रहती नहीं है, कभी अच्छी है तो कभी बुरी है, समय कभी बहुत कुछ दे देगा आपको तो कभी बहुत कुछ आपसे ले भी लेता है ना। लेकिन आप मेरे पास में आए, अब मैंने क्या किया, भगवान की दया से क्या, मैंने ना साधना से पहले बहुत सारे टूल्स की प्रैक्टिस करी है। टूल्स मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी है ना, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये सारे फ्यूचर प्रेडिक्टेशन के लिए टूल्स के रूप में यूज़ होते हैं। तो जब आप मेरे पास में आए, आपने मुझे बोला कि मेरे को 3 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बिजनेस के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, मैं तो सड़क पे आ गया हूँ, जबकि 3 साल पहले मैं करोड़ों में खेल रहा था। हाँ। तो इसलिए कि प्रॉब्लम तो फिर जेन्युइन है, उसकी ज़रूर देखते हैं। अब मैंने आपका चार्ट खोला एस्ट्रोलॉजी वाला, मैंने देखा उसमें तो एक्चुअली आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको तो एक्चुअली इस टाइमिंग पे करोड़ों, मैं कह रही हूँ, वो तो मल्टीफोल्ड हो जाने चाहिए थे। स्टिल एक डाउट लेते हुए, क्योंकि वी नो डिफरेंट मोडालिटीज़, मैंने कार्ड्स खोले, आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए, नंबर्स के साथ। हाँ, टैरो कार्ड्स, उसके अंदर भी आ रहा है कि इनको तो बहुत अच्छा ग्रो करना चाहिए, लेकिन आपकी सच्चाई क्या है, आप ग्रो नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम में हो, तो कोई तो कारण होगा। ओके, राइट, तो आपकी बाहर बात से आ रहा है, तो बाहरी हाँ, रूप से आ तो रहा है। उस कारण को ना वो बाहरी रूप से, वो किसी का फिर आपका रोका हुआ है, किसी ने दिया है। मैं खुद भी बोलती हूँ कि जितने केसेस मेरे पास में आते हैं, 70% बोल रही हूँ खुद अपने मुंह से, जो कि एक हाई काउंट है, 70% केसेस के अंदर ब्लैक मैजिक नहीं होता, बट 30% में होता भी है। 70% में नहीं होता, 70% केसेस में मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा तेरा टाइम चल ही रहा है अभी, लो, तो ये प्रॉब्लम तो आनी है। वहाँ हम उसको ये भी समझा सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी दिखाई देता है कि आपको ना थोड़ा सा लंबा टाइम, मान लीजिए अगर मैं एक बार शनि की 7.5 लग गई, आशीर्वाद शनि की 7.5 आपकी मान लीजिए लग गई, और आपको वो कंप्लीट टाइम ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था आपका, तो अब एक इंसान को लगेगा कि यार बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे झेलते झेलते वाला सीन है। अब आप हमारे पास में कंसल्ट करने के लिए आए, मैंने देखा भी, नॉर्मली मैंने देखा भी 2.5 साल और बचे हैं इसके थोड़े से दुख के। लेकिन जो बंदा 5 साल से दुख झेल रहा हो, 5 साल कम तो नहीं होते, तो उसको क्या लगने लगता है कि कुछ तो कारण है, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो यू योर सेल्फ, ह्यूमन ब्रेन का क्या प्रॉब्लम है, उसको ना कोई चाहिए किसी चीज़ को ब्लेम करने के लिए। ठीक है कि अगर ये नहीं हुआ तो इसका कारण ये था, ये नहीं हुआ तो इसका कारण ये था, मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ, माँ तू कारण है क्योंकि तूने मेरी अरेंज मैरिज करा दी, अगर मैंने लव मैरिज कर ली होती तो मैं खुश होता। मतलब वी एक्चुअली लुक फॉर समबडी टू ब्लेम। तो होता क्या है कि आजकल आप देखोगे कि कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच होगी तो हम बहुत इजीली ना ये ब्लेम कर देते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया होगा। उससे क्या, मेरा दिमाग थोड़ा सा रेस्ट में जाता है। अब मेरा सिर्फ परेशानी ये है कि एक्चुअल में तो मेरा तो सब कुछ ठीक ही था, ये तो इसने गलत कर दिया मेरे साथ में, इसलिए मेरे से गलत हो रहा है, तो चलो मैं इसका इलाज करा लेता हूँ। तो हमारा दिमाग भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेल खेलता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। प्रॉब्लम सारी दुनिया की क्या हो रही है ना, कि आपका दिमाग आपको चला रहा है, जबकि वो आपका दिमाग है, आप अपने दिमाग को चलाओगे। आपका दिमाग आपके हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए ना, कि आप जो चाहो वैसे उस तरीके से सोचे, पर नहीं, आपके दिमाग में कोई थॉट आया और आपकी एनर्जी नीचे, आप उसकी सुनना शुरू कर देते हो। तो ये यहाँ पे अगर आप बैलेंस ले आओगे, बहुत सारे भ्रम साइड हो जाएंगे, बहुत सारी भ्रांतियाँ साइड हो जाएंगी। बट येस, ब्लैक मैजिक की जहाँ तक हम बात करें, या कुछ लोगों की लाइफ जो इम्पैक्ट होती है वो होती है, परसेंटेज कम है लेकिन होती ज़रूर है। बहुत सारे रीजंस निकल करके आते हैं, लेकिन हाँ, हर केस में आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ख़राब हो रहा है वो सिर्फ काले जादू की वजह से, तो ऐसा नहीं होता। ओके। और अभी आपने कहा शनि की 7.5 जो लगती है, मतलब ये 7.5 साल का एक टाइम होता है जी, हर इंसान की लाइफ में आता है। तो जब ये टाइम आता है तो इंसान का बुरा टाइम ही चल रहा होता है उस वक्त। शनि जो है वो एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए उनका थोड़ा सा ये टाइम भी लंबा हो गया। और शनि को बोला जाता है एक तरीके से न्यायाधीश, जज, यानी कि वो आपको, उनका आपसे पर्सनली कोई बैर नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं जज की कुर्सी पे बैठ जाऊं, मेरे सामने अगर कोई कैदी आया या कोई मुजरिम आया, अब उसकी होता ना कि अब मैं देखूंगी कि सच में उसने गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर आपने गुनाह किया होगा तो आपको सज़ा भी मिलेगी, और नहीं किया होगा तो मैं आपको बलि भी करूंगी। तो शनिदेव का जो टाइम आता है, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए मैंने बताया आपको कि उसका टाइम फ्रेम ज़रूर लंबा होता है। उनकी जो महादशा भी जब आती है तो सबसे लंबी महादशा उन्हीं की कही गई है। तो यहाँ पर जो है, आप वो क्यों आपको कष्ट के लगते हैं, तो यहाँ पे इंसान को समझने की ज़रूरत है कि भाई दैट इज़ द टाइम जब तेरे ना कर्मों का हिसाब होने वाला है। अच्छा। अगर तूने अच्छे कर्म कर रखे होंगे तो शनि भगवान दे करके भी पहुंच जाते हैं। कितने लोगों की प्रॉपर्टी तभी बनती है जब शनि एक्टिव होता है। अच्छा।
ठीक है, शनि और मार्स जब एक साथ एक्टिव होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बनवा देते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स किसके घर में है, कौन से हाउस में बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, लेकिन इन दोनों का जहाँ मेल होता है मैक्सिमम केसेस में ये आपके घर में प्रॉपर्टी बनवा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कर्म अच्छे करे होंगे ना तो ट्रस्ट में ये 7.5 साल उतने कष्ट के नहीं होते, और कईयों के केस में पूरे 7.5 साल भी कष्ट के नहीं होते। इनिशियल जो जब ये स्टार्ट हो रहा होता है, या तो जो ढैया है एक तरीके से, यानी कि स्टार्टिंग का 2.5 साल या तो वो कष्ट का होगा, या फिर मिड वाला कष्ट का होगा, या फिर उतरता वाला कष्ट का होगा। ये कोई एक में होता है, और वो कष्ट नहीं है, वो पॉइंट ये कि आपके कर्मों का जो फल मिल रहा है उसके अंदर, उसमें भी वो आपको कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं दे रहे। शनिदेव आपको कुछ नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे हैं कि तूने जो गलत किए थे ना बेटा इन 2.5 साल में ना, वो थोड़ा सा भुगत ले। तो तेरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे समझे तो, अब नहीं समझेंगे तो यार मेरे को तो दुख मिल रहा है इस टाइमिंग पे, मेरे को तो परेशानियां मिल रही हैं। भाई तेरे ही कर्म थे जिसको तू बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से परेशानी मिल रही है। तो यस, मतलब उस टाइमिंग पे थोड़ी परेशानी शनिदेव देते हैं, क्योंकि हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे आप और चाहे मैं हूँ, कि हम इतना सोच समझ के चलते हो कि हमने कौन सा कर्म अच्छा कर दिया, कौन सा बुरा कर दिया। चाहते ना चाहते हम सबसे प्लस माइनस हो रहा है। तो जो माइनस वाले करें हैं, यानी कि जो गलत थोड़े से कर्म जनरेट करें, बैलेंस भी तो हम ही करेंगे ना, नोबडी एल्स कैन डू इट। दिस इज़ दी ओनली, आई वुड से, कि एक ऐसी चीज़ आपके कर्म जिसको कोई और कुछ कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट दुनिया में ना, आपके या आपका जो भगवान है जब आप उसमें ही लीन हो गए, या आपका गुरु। इन 3 लोगों के अलावा आपके कर्म कोई नहीं काटता, कोई भी नहीं काट सकता। आजकल बहुत फैशन में कि आप आइए कर्मा कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने कर्मों को कटवाइए। तो दिस इज़ नॉट रियल, ये नहीं पॉसिबल है। काटेंगे तो आप ही, नो, आप मेरे कर्म नहीं काट सकते दीपक, मैं भी आपके कर्म नहीं काट सकते। क्या गंगा मैया काट सकती है? कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अल्टीमेटली गंगा मैया को देव का रूप में देखा गया है ना, उनको देव के बराबर माना गया है। तो लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे भी चल जाती हूँ, तो अब आप समझ लो आप कितने पापी हो, क्योंकि गंगा मैया में नहाना, जाकर के डुबकी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग बहुत आसानी से जाकर के कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आप चले जाते और अपने कर्म धो करके आ जाते हैं? सबका बिल्कुल एकदम सफाई हो जाएगी। पर ये इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम सोचे कि सिर्फ एक डुबकी लगाने से सच में सबके कर्म धुलते होते, तो या तो फिर भैया, या तो ये मान लो कि आप बहुत गंदे हो कि कितनी भी डुबकी लगा लो कर्म जो है वो साफ ही नहीं होके दे रहे। इतना टाइम हो गया डुबकी लगाए जा रहे, हर महीने पहुंच जाते हैं जय गंगा मैया डुबकी, फिर भी नहीं कर्म कट रहे। और उसका प्रूफ यही है क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई तो आपके स्ट्रगल आज भी चल रही है, इसका मतलब कर्म तो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो देखिए, नो डाउट कुछ कष्ट कटते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा गया कि मान लीजिए आपके सारे कष्ट ही कट जाएंगे। ऐसा तो आप किसी भी भगवान का ना कोई भी ग्रंथ उठा लो, उसके अंदर सबसे पहली लाइन आती है कि जैसे इन देवी की पूजा से आपके सारे के सारे कर्म कट जाते हैं, इनकी से भी कट जाते हैं, लेकिन आपकी जो सोल की जर्नी है वो कई वर्षों पुरानी है। आप पता नहीं आपकी जो आत्मा है, आप कितनी, मतलब मुझे अपना तो कम ही पता है, 6 बार का जन्म का मुझे खाली पता है, और वो भी इंसान वाले जन्म ही याद है। जब मैं कोई जानवर वानवर बनी होगी तो वो तो मुझे याद भी नहीं है। तो और उसमें भी गैप होता है, मान लीजिए अभी हमने जन्म लिया और उसके बाद जब दोबारा मेरी आत्मा एक नया शरीर लेगी, उसके बीच में कोई बड़ी बात नहीं है, हज़ारों वर्षों का गैप होता है। तो आप सोच रहे हो कि इसके मतलब आपकी आत्मा कितनी पुरानी चल करके आ रही है, और उसने कितने कर्म जनरेट कर रखे होंगे, प्लस भी और माइनस भी। अच्छे भी करते हैं हम, ऐसा नहीं, हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हम जो दान पुण्य करते हैं, हम बिना किसी, होता है ना कि बिना किसी कंडीशन के जब हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं, दैट इज़ ऑल प्लस, वो भी काउंट हो रहा है। भगवान का जो कर्मों का हिसाब किताब वाला भाई खाता है ना, इसमें कोई भी, मैं कह रही हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई ग्लिच नहीं है। अच्छा, चींटी भी मारोगे तो वो भी नोट हो रही है, ठीक है। और सच में चींटी को आटा खिलाया है ना, अगर एक चींटी का भी पेट भरा है तो वो भी काउंट हो रहा है, वो भी प्लस में जा रहा है। तो यहाँ कोई ग्लिच नहीं है आपका, एवरीथिंग इज काउंटेड। आपकी हर ब्रेथ वो नोट होती है। आपका जो सबकॉन्शियस है, जिसको हम जनरली मूवीज में हमने बोलते हैं छोटा दिमाग इधर होता है, तो दैट सबकॉन्शियस माइंड इट स्टोर्स एवरीथिंग। मेरे को बहुत टाइम हो गया ऐसे, इनिशियली मैं पहले कहीं भी घूमने फिरने जाती थी तो वी यूजली क्लिक पिक्चर्स, है ना, कि हम मेमोरीज रख रहे हैं। पर मुझे पता चला कि हमारे पास ना ऑटो कैमरा होता है, जिसके अंदर एक एक सेकंड आप जो जी रहे हो ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने उस दिन के बाद से एक्चुअली फ़ोन के अंदर ना बहुत सारी रिकॉर्डिंग और सब करना बंद कर दिया कि, और आपने, मुझे नहीं पता अगर आपने कभी सुना हो कि जब आपकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो जब लास्ट की कुछ सेकंड्स बचे होते हैं, उस सेकंड्स के अंदर आपको आपकी लाइफ पूरी की पूरी मूवी आपको दिखाई जाती है। सुना है मैंने। ठीक है, आपको विटनेस करवाया जाता है कि आपने देखो ये किया इस लाइफ टाइम के अंदर। और वो स्पीड, क्योंकि यूनिवर्स की जो टाइम स्पीड है ना, या यूनिवर्स का जो टाइम फ्रेम है वो हमसे बहुत अलग है। ये हमने तो यहाँ पे 24 घंटे बना दिए, यूनिवर्स का टाइम फ्रेम बहुत अलग होता है। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको यहाँ लग रहा है कि सेकेंड में, और
किया तो, या तो 2 सेकंड के अंदर मेरे को पूरी मूवी दिख गई, आपको पूरी लाइफ दिखेगी जिसमें आप दिख जाती खुद सबसे पहले ये एनालाइज करते हो कि यार मैंने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि जब आप जा रहे हो ना उस टाइम में आपका जो जजमेंटल माइंड है ना वो खत्म हो चुका है। अब आप एक प्योर आत्मा की तरह उस चीज़ को, उस मूवी को देख रहे होते हो। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार ये यहाँ पे मैंने भला है उस रूप, उस बॉडी में आकर के किया, शायद उस रूप में सही था वो करना, लेकिन अगर जेन्युइनली जो एक स्पिरिचुअल सेंस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये गलत किया, ये ठीक किया, ये गलत किया, चल अब मैं अगले जन्म में ना इसके साथ ये बैलेंस करूँगा, ये बैलेंस करूँगा, ये बैलेंस करूँगा। हम अपनी अगली लाइफ भी खुद ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग इज मतलब हैव अ कनेक्शन यहाँ पर, तो हर चीज़ मैटर करती है। तो और कर्मों का साइकिल बहुत डीप है, हम इस पर जितनी भी बात कर लें, मुझे लगता है आप मेरे से 3 घंटे बात कर लेना, हम एक एक के कर्म भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और इसी से बाहर निकलने के लिए ही हम जैसे लोग जिनको समझ में आ जाता है कि ये कर्म साइकिल से बाहर निकलना जस्ट इम्पॉसिबल, तो हम फिर सियाने बन जाते हैं थोड़े से, हम लेते हैं साधना का मार्ग कि भैया भगवान से ही जुड़ जाते हैं, वही निकालेंगे, मोक्ष उन्होंने देना है, देवी देगी मोक्ष, और कोई नहीं दे पाएगा। तो उनको इम्प्रेस करके थोड़ा बहुत। ओ यस, ओ यस। और सबसे बड़ी बात ना देवी के केस में अच्छी चीज़ क्या है कि आप उनको ना माँ स्वरूप जब देखते हो, तो एक बच्चे के लिए माँ को प्रसन्न करना वैसे भी आसान है। माँ जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों से, आप उसका भाव वो है आपके साथ कनेक्ट होने का। तो यस, मुझे लगता है कि माँ के पैर पकड़ लो, मान जाएगी। अच्छा, और आपको मुक्ति मिल सकती है। जी, आपने बताया था कि आपको पिछले अपने 7 जन्म याद है। हाँ जी। कैसे और कौन से, मतलब कैसे याद है आपको? मैं ये साधनाओं के दौरान ही दिखाई देता है। जब हम साधना करते हैं तो साधना कई तरीके से होती है, मंत्र जब भी उसके अंदर होता है, आप ध्यान भी लगाते हैं। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो एक टाइमिंग पे जब ध्यान लंबा लगने लग जाता है, मान लीजिए शुरू में तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम तो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते 5 मिनट, बट हम बैठते थे। हम शुरू में 10 मिनट, 10 से आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से 1 घंटा बैठने लग गए। और एक टाइम मेरी लाइफ में वो भी आ गया था कि जब मैं 2-2 घंटे बैठती थी, तो एक टाइम बैठने के बाद में आपकी समाधि लग जाती है, यानी कि आपको कंप्लीट सेंस खत्म हो जाता है कि आपकी कोई बॉडी है, आप कहीं बैठे हो, ये सब गायब हो जाता है। अच्छा, कुछ महसूस नहीं होता उस टाइमिंग में, मतलब वो नथिंगनेस वाली फीलिंग आती है। सो उस मोमेंट पे जो है, जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो, देन यू एंटर इनटू द डिफरेंट रेल्म्स ऑल्सो। तो मुझे उस मोमेंट पे जब मेरी समाधि लगती थी, तब मेरे को मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स रिवील हुई, तो जिसके अंदर से 2 पास्ट लाइफ मेरी रिपिटेंस में इजिप्ट के अंदर ही थी। इजिप्ट के अंदर एक मेरा बर्थ मुझे अटलांटा का दिखता है, विच इज़ अ फॉरेन कंट्री। देयर आई वाज इन सम तो प्रिंसेस अटायर, वाइट ड्रेस मैंने पहनी हुई है। मेरे को सिर्फ एक ही ग्लांस वहाँ का दिखता था कि इट वाज माय काइंड ऑफ ए एंगेजमेंट डे और वेडिंग डे, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज़ देयर, लाइक वुमेन्स ऑल आर इन वाइट एंड मेंस आर ऑन ब्लैक, एंड वो शिप पे है कोई अरेंजमेंट, एंड ब्यूटीफुल। और सब तरफ आसपास हमारे ना बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, आइस बहुत ज़्यादा है। एक वो बर्ड दिखता है, एक मुझे दिखता है एक विलेज के अंदर, गांव के अंदर, जहाँ पे मैं काली माँ की साधना करती हूँ। बहुत बड़ी मूर्ति है काली की, जिसके सामने मैं बैठी, मेरे को हमेशा जितनी बार ग्लैंस आया, मैं या तो माँ की सेवा कर रही हूँ, या मैं माँ को जो है कमल के फूल अर्पित कर करके वहाँ पे यज्ञ करने में लगी हुई हूँ। तो मेरे को जो ये यज्ञ करने वाली बात है, इससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर एक बात बताऊँगी कि जब मुझे इस जन्म में बोला किसी ने कि हवन करो, तो मैंने उनको बोला पागल हो, मुझे नहीं आता हवन ववन करना, कैसे करो हवन, मैं कोई पंडित घर में थोड़ी पैदा हुई हूँ, हम यादव। हाँ, आप यादव हो जी, तो मुझे हमारे नहीं आता, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं होती थी, सिर्फ सुबह शाम का दिया जला दिया मम्मी ने, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें आता है, और मैं सच में जब आँख बंद करके बैठी तो मुझे प्रॉपर हवन दिखाया गया कैसे होता है, और मैंने अगले दिन वो परफॉर्म भी किया था। बट हाँ, मेरी इस पास्ट लाइफ के अंदर जो एक विलेज के अंदर है, जिसके अंदर मैं प्रॉपर अपने आप को जो है एक, मैं साधिका भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ भक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है काली माँ के टुवर्ड्स, और मैं सिर्फ उनको पूछ रही हूँ वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ मैंने वहाँ पर किए हैं, और मैं पूरा टाइम मुझे अपने आप को उस टेम्पल में ही दिखी हूँ मैं। और एक स्टोरी ऑफ कोर्स, एक अगेन थोड़ा सा विलेज एरिया ही है, लेकिन उसके अंदर आई वाज अ नॉर्मल ह्यूमन, आई वाज इन लव विद समबडी। वो वहाँ से उनसे मेरा जो है शादी वादी नहीं हो पाई, शादी मेरी किसी और के साथ हो गई, वो सारी लाइफ भी मुझे प्रॉपर जो है दिखाई गई है। तो आई सीन काफ़ी सारे बर्थ, और काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि हमें ना अपना पास्ट लाइफ जानना है, ठीक है। आज आपकी ये बात सुन के भी कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को लगेगा अरे वाह ये पास्ट लाइफ देख सकती हैं, तो चलो मैम से हमारी पास्ट लाइफ जानते हैं। तो होता क्या है, इट्स नॉट दैट ईजी। आप मान लो आप मेरे को बोलो कि मैम मेरे को ना मेरी पास्ट लाइफ बताओ आप देख करके। हाँ। अब मैं आपको कोई भी स्टोरी सुना दूँ, क्या वैलिडेशन है कि वो सही है? क्या आप बता सकते हो? आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी कि तुम्हें पता है तुम पिछले एक जन्म में ना डॉक्टर थे, और तुमको ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, तुमने बड़े लोगों की सेवा करी है, बड़े लोगों, मतलब तुम ऐसे डॉक्टर थे जो पैसे के लिए काम नहीं करता था, लोगों की सेवा करता था, और उससे ना तुम्हारे अंदर की भावना जो है बहुत लोगों के लिए टुवर्ड्स डेवलप है कि मुझे कुछ ना कुछ और धर्म कार्य भी करना है। तो तुम्हारी ना हर लाइफ में तुमको देखना खिंचाव महसूस होता होगा कुछ अच्छा करने के लिए। तो बोलोगे यार अच्छा तो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ओके, लेकिन कोई
प्रूफ नहीं है कि मैं Proof कितना नहीं है, सच बोल रही हूँ correct. और कितना नहीं बोल रही यहाँ पे। तो मैं लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं आगे से हाथ जोड़ के मैं मना भी करती हूँ, बिकॉज इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी लोगों को थोड़ी सी बुरी लग सकती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली लोगों को मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग सच बोल करके आप लोगों को मना कर रहे हैं। आपको झूठा में कोई लिपा पोती में कह करके बात नहीं करते कि आप यहाँ पे किसी के साथ जा करके किसी से एक्सेस करवाओगे, उससे अच्छा है कि खुद थोड़ा सा ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ जब आपको दिखती है ना तो वो जर्नी तो आप ही की आत्मा की है ना, आपकी आत्मा वैलिडेट करती है कि हाँ ये है, ये सही है, ये मैं ही थी जो मैंने वहाँ पे जिया, तो वो तो वैलिडेट कर सकती है, उसके अलावा कौन वैलिडेट करेगा? नोबडी एल्स। तो आप किसी दूसरे पे खास करके इस चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी भटकाव मत रखिए। और सबसे बड़ी बात, अनटिल एंड अनलेस आपकी पास्ट लाइफ का आपकी प्रेजेंट इस वाली प्रेजेंट लाइफ से कोई कनेक्शन है, तब तो आप अपनी कितनी भी पास्ट लाइफ जान लो, हाउ डज इट मैटर? क्या फ़र्क पड़ेगा Sense अगर क्या आपको है? पता चल गया? होगा आपने क्या उससे? हाँ, कुछ भी नहीं होना उससे। तो लेकिन कुछ केसेस में होता है दीपक, एक्चुअली मान लीजिए आप यहाँ पर ना आपको कोई फोबिया वगैरह है, आपको पानी से बहुत डर लगे सडनली, और आपको लगता है कि हालांकि मेरा ऐसा, हम पूछते हैं कि कुछ हुआ क्या, मतलब बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था क्या जिसकी वजह से, एंड यूर लाइक कि नहीं बचपन में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कई बार वो होता है कि वो पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है आपका ये डर भी, तब हम उस टाइम पे आपकी पास्ट लाइफ को एक्चुअली एक्सेस करते हैं। उस पास्ट लाइफ में जा कर के आपके इस डर को मैं हील करूँगी तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, दिस हैपन्स, ठीक है? तो वहाँ समझ में आता है, एक लॉजिक मुझे थोड़ा सा कनेक्ट होता है, बट जस्ट यू वांट टू नो योर पास्ट लाइफ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ आप भी देख नहीं सकते हो होने लोगों की, आपके पास ये पावर है। हाँ, मतलब लेकिन मैं, आप recommend नहीं करोगे बट कोई नॉट दिखाए लाइक आपसे? दिस कि बस आप मेरे पास आ जाओ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस कि भाई नहीं मेरे को नहीं, मेरी हाँ, पास्ट लाइफ बता दो, रिकमेंड नहीं कर पूछो। रहे, लेकिन आप देख सकते हो। ये ना नेचुरल होता है दीपक, ये ना कमांड बेसिस नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास मेरा क्लाइंट आया जिसको कोई पास्ट लाइफ देखनी भी नहीं थी, बट वो अपनी इस लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं। अब हमने नॉर्मली भी देखा कि यार सब कुछ ठीक है, इनके केस में ना ये अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब चार्ट रीड करते हैं हमें नजर आता है कि आपके चार्ट में सेपरेशन लिखा कि नहीं लिखा, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। कुछ केसेस के अंदर सेपरेशन है कि मियाँ बीवी अलग रहना शुरू हो गए, लेकिन कभी भी लीगल डिवोर्स नहीं होगा तब भी उनका, अच्छा। वो तक भी दिखता है, सब पता चलती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका कोई सेपरेशन भी नहीं है, डिवोर्स भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम रहने वाली है जीवन के अंदर। तो जब उससे बात की जाती है ना उस मोमेंट पे ही, एंड इट इज़ अ नेचुरल थिंग। आप सोचो ये कोई टेक्निक है, मैं किसी से कुछ बहुत पढ़ा लिखा कुछ करती हूँ, नहीं। जब मैं आपसे बात करूँगी और भगवान ने अगर ना आपकी चीज़ को सॉल्व कराने के लिए करा लिया होगा ना, पहली बात तो वो भेजेगा तभी आपके केस में। और अगर उसने मेरे को भेजा है तो वो ही मुझे उस टाइमिंग पे रास्ता दिखाती है कि बेटा इसकी ये प्रॉब्लम ना वहाँ से आ रही है। तो मैं बोलती हूँ कि वो ही मुझे उस टाइमिंग पे एक्सेस देती है उसकी पास्ट लाइफ की, कि वो मुझे वो ग्लैंस के रूप में दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दोस्तों की या अपने नोन में किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखी है, देखी है, काफ़ी लोगों की दिखाई दी है, लेकिन वो ना ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। और ये ऑटोमेटिकली दिखाई देती है तो मैं ये मानती हूँ कि उस टाइमिंग पे भगवान की ये इच्छा हो रही होगी कि उसको उस समस्या का समाधान मिले, मेरे थ्रू मिले, इसलिए उन्होंने मुझे वो दिखाई। बट मैं नोइंगली किसी की पास्ट लाइफ को ही एक्सेस नहीं करती। इफ़ समबडी विल जस्ट कम एंड आस्क मी कि प्लीज़ मेरी पास्ट लाइफ देख दो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स वेरी क्लियर टू मी। तो बट लेकिन हाँ दिखती है, और देखी है मैंने कईयों की, और वो लोग रिलेट भी कर पाए हैं कि इसमें क्यों कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि सेम तरीके की प्रॉब्लम यहाँ से जूझ रहे होगे आप। तो उतने केसेस में है, बाकी बेकार है, क्या करोगे जान के। मैं भी थी, मैं एक लाइफ में एग्जैक्टली मैं भूल गई आपको एक लाइफ बतानी। एक लाइफ में आई वॉज अ किंग, मैं राजा थी। अच्छा। तो यहाँ पे ये भ्रांति भी दूर होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि मान लीजिए इस जन्म में तो मैं फीमेल हूँ, है ना, हाँ। और क्या तो मैं हर जन्म में लड़की बनी थी, नॉट नेसेसरी। और ये जो करवा चौथ का व्रत आप लोग रखते हैं, है ना, पति साथ मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? कि ये इंसान आपको 7 जन्मों तक मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। मैं आई स्वेयर, मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, नहीं मिलने वाला। आपका पति आपका भाई बन के भी आ सकता है आपके अगले जन्म में। अच्छा। आपका पति आपका बच्चा बन के भी आ सकता है, आपका बच्चा अगले जन्म में आपका पति बन के आ सकता है। तो फिर कैसे हुआ ये 7 जन्मों का रिश्ता? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने जितना जाना ना, मेरे को सबसे पहले तो मेरे को इसी बात में आई थी, मैंने कहा करवा चौथ रखते रखते सबसे पहले दिखाया जाता है अपने पति की लंबी आयु की कामना करो, जन्मों जन्मों तक तुम्हें यही पति मिलेगा। तो मुझे लगता है पहले सबसे दोबारा पूछो, यही चाहिए? हाँ। 7 जन्म वाला मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि लंबी उम्र के लिए करते होंगे शायद। लंबी उम्र के लिए भी होता है, बट जनरली बोला जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता, आप देखिए ना जब 7 फेरे भी हम दिलवाते हैं शादी के टाइमिंग पे, कि बेटा आप 7 जन्मों के लिए आपका बंधन जो है इनके साथ बांध दिया गया है, 7 जन्मों में आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। तो मैं सच में सोच रही हूँ, और मैंने ना अपनी लाइफ थोड़ी सी देखी है यार, ऐसा नहीं होता। एक बार को एक जन्म ट्रांसफर हो जाए, तीसरे में तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि आप मेल से फीमेल हो जाओगे, फीमेल से मेल हो जाओगे। बिल्कुल होता है, लाइक इन दिस लाइफ माय सन, है ना, वो पास्ट लाइफ में मैंने उसको मेरा भाई देखा है। अच्छा।
और वो मेरे बेटे के रूप में इस जन्म में मेरी लाइफ में आया हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि उस जन्म में उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की थी तो इस जन्म में बहुत पिटाई खाई है उसने। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड, यस, बट ये नहीं होता, ठीक है, ये पति बार बार रिपीट इतनी जल्दी नहीं हो रहे होते। बट हाँ, जिनके साथ भी आप कर्म अपने जोड़ रहे हैं, फिर वो किसी के साथ में भी है, फिर चाहे आपके पति के साथ में हैं, आपके भाई बहनों के साथ में भी हैं, उनके साथ में आपको अपने कर्मों का बैलेंस करने के लिए उनके साथ ही रीबर्थ लेना पड़ता है। रिश्ते ज़रूर बदल जाएंगे, लेकिन कर्म बैलेंस ज़रूर करने ही पड़ते हैं, उससे आप नहीं बच सकते यहाँ पर। ओके। वो होंगे ही होंगे जी। और आपने बीच में एक बात कही थी कि 70% टाइम कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। हाँ, नहीं वो होता। लाइफ का एक टेम्पररी बुरा टाइम चल रहा होता है और हर इंसान को उससे गुजरना होता है Yeah. और खुद टैकल करना भी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो उन 70% को आप कुछ एडवाइस देते हैं या फिर डायरेक्टली कि भाई आप हैंडल नहीं करो? देते हैं, हम बताते हैं, जैसे कि बेटा फॉर एन एग्जांपल आपने मेरे से कनेक्ट किया मई मंथ के अंदर, मुझे दिख रहा है कि अगली फरवरी तक इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो जब आप उसके दिमाग को ये गाइडेंस भी दे देते हो ना कि फरवरी के बाद बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए आपके मंगल की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस टाइम हम प्लैनेट्स को प्लीज कराने की रेमेडी कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती। जो आपका मैंने बताया ना, टाइम अगर आया है खराब, वो खराब भी इसलिए आया होगा कि क्यों बना है आपके कर्मों के हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए। तो सिर्फ इतना होगा कि हर्डल्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जहाँ पे बहुत तेज थप्पड़ लगना था थोड़ा धीरे लगता है, पर लगता ज़रूर है। तो रेमेडीज़ जो हैं, रेमेडीज़ नॉट समथिंग जो आपकी डेस्टिनी बदल देगी, रेमेडीज समथिंग जो आपको एक सपोर्ट दे देती है। सिर्फ आप कहीं अटके हुए हैं, हम हल्का सा आपको पुश कर देंगे, आप निकल जाओगे लेकिन आगे। कई बार ना एक्शन प्लान चाहिए होता है, एक ऐसा एक्शन चाहिए होता है जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा बदल जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा से बड़ा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई लॉ है जो भगवत गीता में बताया गया है। ओके, तो मुझे लगता है हम एक पार्क कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस पे कर सकते हैं कि कितने सारे लॉ होते हैं यूनिवर्स के। लॉ ऑफ कर्मा इज जस्ट वन थिंग, जिसमें हम लॉ, जो आप बात कर रहे हो कि हम अपने चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट, लेकिन लॉ ऑफ फिर भी अट्रैक्शन। लेकिन कर्मा, बिना कर्मा के मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ शायद पॉसिबल नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं हो सकती, मैंने तो बोला ना, उससे तो आप कोई भी नहीं बच सकता। कर्मा तो सबसे बड़ा हुआ। दैट्स, पर मेरी जान, मेरे को ये तो बताओ ना, आप कितना ध्यान रख लोगे अपने कर्मों का, कितना? एक इंसान जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीज़ों से उलझा रहता है ऑल द टाइम, जिसके पास में तो ये कई बार तो जो सच में प्लान करना है ना, प्लानिंग करते हैं हम देखिए कि भैया आज के दिन में ये काम करेंगे, कई बार हम उस तक पे भी फोकस नहीं कर पाते। आप बात कर रहे हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ का एक्शन प्लान के उस पर फोकस कर लूँगी कि मैं ये अच्छे कर्म करूँगी और ये नहीं करूँगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आप चल रहे हो, अभी आप, हम यहाँ से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हम बैठ के, ठीक है, पॉडकास्ट खत्म हुआ, हम दोनों आराम से ऐसे उठेंगे, अभी कॉकरोच आ गया तुम्हारे पैर के नीचे, कर्म वो भी है। तो आप सिर्फ, मैं बोल सकती हूँ इस युग के अंदर, खास करके आप कलयुग में बैठे हैं, इस युग में अगर आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि यार इंटेंशनली ना किसी का गलत मत करना। अनइंटेंशनली तो बहुत कुछ होगा ही होगा, बट इंटेंशनली आप अपने लिए अच्छा करो, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, लेकिन दूसरे का बुरा करके अगर अपने लिए अच्छा क्रिएट कर रहे हो ना, विच इज़ नॉट ओके। ओके। आप अपने, आपको लगता है कि यार मैं मेहनत करता हूँ ज़रा थोड़ी बहुत, और मेरे को पता है मेरा बिजनेस ना ऊपर जाएगा, कूल, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, पहले इसको गिराओ तो मैं ऑटोमेटिकली उठ जाऊंगा, तो ये थॉट यहाँ गलत हो गया, दैट्स नॉट राइट। तो उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म एब्सोल्युटली राइट, मेजर वो होता है ना किसी भी चीज़ का, जो जान है, अगर दिल है तो हार्ट बीट वाला सीन है, तो भाई कर्म हमारी हार्ट बीट जैसे ही है, उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन आई थिंक पूरा पॉडकास्ट कवर कर गया। मैं अपने पर्चे को लेकर के आया था, पर्चे खुले ही नहीं। दीपक, एक्चुअली मुझे लगता है कि जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि आप इस पे कितनी भी बातें करेंगे ना तो वो कम है, क्योंकि पीपल रियली वांट सम क्लैरिटी ऑन द थिंग्स, क्योंकि वो अपनी जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनका बुद्धि उनको सपोर्ट करती है, उस हिसाब से सोच समझ रहे हैं। तो कोई उनको अगर थोड़ा सा और क्लैरिटी दे पाए तो उन्हें भी अच्छा लगता है, और आप और हम तो बैठे इसलिए आज। अच्छा, हम बीच में थोड़ा भटक गए। 70% को क्या आप एक्शन प्लान देते हैं? एक्शन प्लान इन द सेंस कि आगे क्या करें और अगर क्या आपको ना लगता है कि आपने उसकी प्रॉब्लम सुनी और आपको लगता है कि प्रॉब्लम में ये चीज़ छोटी सी है, अगर ये चीज़ ये इंसान कर ले तो ये चेंज हो सकता है, हम तो आप उसके चार्ट के हिसाब से उसका चार्ट करेक्ट करते हैं, चार्ट के हिसाब से रेमेडी भी करते हैं। चार्ट इन द सेंस दोनों है, न्यूमरोलॉजी का भी चार्ट बनता है प्रॉपर्ली, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली हम एक लोशु ग्रिड बनाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के भी जब आपकी डिटेल्स डालते हैं तो सबको पता है, कुंडली आपके सामने खुल के आ जाती है, जिसके अंदर 12 घर आपके सामने दिखाई देते हैं, 12 घर में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, इस टाइमिंग पे कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है,
आपकी कौन सी महादशा लगी हुई है। मान लीजिए आपकी शनि की हमने क्योंकि जैसे बात करी, शनि की महादशा लगी हुई है और शनि ही अभी एक्टिव हो रखा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, इस टाइम पे आपको परेशानी हो रही होगी। लेकिन इट्स कीप चेंजिंग है ना, अंतरदशा चेंज होएगी, उसके बाद में मध्यंतर दशा चेंज होएगी, तो ये दशाएं भी चेंज होती हैं। तो अभी मान लीजिए शनि के अंदर शनि लगा हुआ है, उसके बाद में सूर्य लगे हुए हैं, उसके बाद में बुध लगे हुए हैं, उसके बाद में भी शुक्र है, ये ऐसे चलता है। तो जैसे ही वो छोटा छोटा, और वो तभी हम डे वाइज भी जो है कैलकुलेशंस कर पाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जैसे ही वो प्लैनेट, मान लो आज आपको बहुत सडन प्रॉब्लम होगी, एक दिन के लिए ही बीमार हो, आपको लगता है ना मैं दूसरे दिन तो ठीक हो गया, तो वो एक दिन चंद्रमा मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको देगा, चंद्रमा एक ही दिन में अपनी चाल बदल देता है, अगले दिन वो चेंज हो जाएगा। तो प्लैनेट चेंज होने से आपको फर्क पड़ता है। तो येस, हम आने वाले टाइमिंग में लग रहा है कि प्रॉब्लम ना, इसका कारण ब्लैक मैजिक नहीं है बेटा, इसका कारण अभी आपका जो समय चल रहा है, आपके जो सितारे हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो हैं। तो हम प्लैनेट्स वाले रेमेडी करा करके उसको हील करते हैं और उसको थोड़ी सी रिलीफ दे देते हैं। 100% तो चेंज नहीं होता, बट रिलीफ फॉर श्योर मिलता है आपको। और जब मैंने बताया कि जब वो टाइम खत्म हो जाएगा आपका, कि भाई जो प्रॉब्लम का समय है वो चली फरवरी तक रहा है, तो फरवरी के बाद वैसे भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। ओके, हम थोड़ा वशीकरण पे बात करते हैं। ओके, वशीकरण का सही से यूज़ आप कैसे करते होंगे इसका, क्योंकि करते भी हैं आप इसका यूज़? देखिए, वशीकरण का यूज़ मुझे लगता है कि जितने भी जो साधक होंगे वो समहाउ नोइंगली और अननोइंगली कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी, मतलब हालांकि मुझे लगता है ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना बताना नहीं चाहिए। अच्छा, आप तो अपनी लाइफ में जो चाहते होंगे तो आप पर्सनली कुछ भी कर लेते होंगे आप? यहाँ पर ये तो समझने वाली चीज है। मतलब बहुत अच्छा सवाल किया कि मान लीजिए जिसको वशीकरण आता ही हो खुद को, वो तो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहे, जिस इंसान को अट्रैक्ट करना चाहे, जिसका बुरा करना चाहे, जिसका अच्छा करना चाहे। नहीं, देखो आप ना बस मेरे मामले में बुरा करने की तो बात ही मत किया करो, क्योंकि नहीं करना। बहुत ऐसे कानों के बोलते हैं ना हाथ लगा रखे हैं। पहले ना शायद मैंने अपनी किसी पास लाइफ में कहीं ना कहीं इस पावर का गलत इस्तेमाल करके वो गलत टेस्ट भी ना चख रखा है। तो बहुत अच्छे से पता है यार, बहुत ज़्यादा ना बहुत जन्म खराब हो जाते हैं। तो अब नहीं करने वो, अब भी ऐसा मौका है। अभी भी आप सब जब साधना मार्ग पे होते हैं तो बहुत सारी नीच की सिद्धियाँ होती हैं जिनको करके ना पावर यूँ मिलती है। आप बात करते हैं, मतलब मेरे से भी बहुत रीसेंट टाइमिंग में बहुत सारे लोगों ने बात करी कर्ण पिशाचनी की। तो जब आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हो तो वो आपके कान में सामने वाले के बारे में सब कुछ बता देती हैं। तो आप मुझे बताओ ना कि अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जानती होंगी, ऐसे वो मेरे कान में बता दे, तो इससे अच्छी पावर क्या है? दुनिया तो पागल हमारे पीछे, राइट? बट वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको करने से मेरी ना गति खराब हो जाएगी, मेरे को ना अधोगति मिलेगी। मेरे को जो एक्चुअली इस कर्मों के साइकिल से निकल के बाहर मोक्ष की तरफ जाना है ना, ब्लॉक, मैं वहीं ब्लॉक हो जाऊंगी, मुझे नहीं होना। तो इसलिए हम बुरा काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे अपने सवाल था कि भाई वशीकरण अगर मान लीजिए हमें आता है तो हम तो किसी को भी अपने वशीभूत कर लेंगे, है ना, और वो सारा इंसान हमारे लिए काम भी करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ देखिए, पॉसिबल तो होता है, पॉसिबल तो होता है, लेकिन ऐसा करना भी तो ठीक नहीं। अब मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं है मुझसे बात करने की, दीपक, यू रियली डोंट लाइक मी एंड यू डोंट वांट टू डू माय वर्क, आपको नहीं करना मेरा काम। अब मैंने वशीकरण का प्रयोग किया और अब दीपक को वो कमांड दी कि तू मेरे लिए काम करेगा। जिस टाइमिंग पे मैं किसी की फ्री विल में एंट्री करके उसकी फ्री विल के खिलाफ काम कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। ओके, इट्स नॉट अलाउड, एथिकली इट्स नॉट अलाउड। तो इसीलिए भला है आपके पास में कितने भी तीर हमने दे रखे हैं, कब चलाने कब नहीं चलाने, उसके साथ उसका मैनुअल आता है, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप अपना काम खराब कर लोगे। और ये विद्याएं ऐसी हैं, ये जितनी जल्दी आती है ना आपके पास में पावर, दीपक, ये उतनी जल्दी चली भी जा सकती हैं। अच्छा, तो आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी विद्याओं का, आप अपनी पावर्स का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। तो आप इसका सही यूज़ करते कैसे हैं? सही यूज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कुछ केसेस में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हम जैसे युग में जिन्हें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक्चुअल में बहुत है ना, बहुत मतलब लोगों के केस में लोग अब तो खैर शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं। आने वाले बच्चे मेरे पास तो बहुत आते हैं, दे आर लाइक, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, आपको करनी है ना शादी, तो बीच में अटकाऊं, ही इज लाइक थोड़ा थांबा महाराज जी से मिला था, निरुद्धाचार्य जी से, उन्होंने भी यही पूछा कितनी एज है मेरी, कि 22 का हो जाऊंगा नवंबर में, तो तुम भी कर लेना 25 से पहले शादी। वो तो शादी कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो पर अभी आजकल मैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। डर बैठ गया, बहुत बड़ा डर बैठ गया लोग हैं। यस, तो यहाँ पर आप मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके बीच में बहुत गैप है, कोई बहुत अनबन चल रही है, या फिर मैं थोड़ा सा और ओपनली बोलूँ, मान लीजिए पति ने बाहर का रास्ता ले लिया है, वो बाहर किसी और दूसरी औरत के साथ में रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब बीवी के साथ में मरी है कि जी मैं तो कहीं नहीं जा सकती, मैंने रहना अपने पति के पास में ही है। तो उसके पति को अगर हम वशीकरण के थ्रू उसकी बीवी के टुवर्ड्स ही वापस मोड़ दें, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, लेकिन उसकी इच्छाओं के तो खिलाफ हुआ ना, पति की इच्छाओं के खिलाफ। पति एथिकली बाइंडेड है अपनी बीवी के साथ में। ओके ओके।
तो हमने तो उनका उस चीज़ का ध्यान रख करके करना है। हाँ, वहीं पर आप मान लीजिए मेरे पास आ जाए, बड़े नए बच्चे जो बहुत आते हैं, लड़कियां भी आती हैं कि मैम फलाना लड़के के ऊपर ना वशीकरण करना है। अच्छा। मेरे को चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। आई वाज लाइक भैया चॉकलेट है ये तो बढ़ रही है, कोई भी ले लो। कई बार हम भी अकेले जब बैठते हैं घर में ना, तो सच में ऐसे केसेस पे हमें भी हंसी आती है कि मैडम वो मेरे से दूर चला गया, उसको बस वापस ला दो मेरे पास में, कुछ भी कर दो आप, बस उसको वापस ला दो। तो ऐसे केसेस में हम नहीं करेंगे, नहीं करते। क्योंकि देखिए जब खासकर जैसे आपने अभी अपनी एक एज बताई 22 साल, कुछ भी नहीं एज है अभी, बहुत छोटे हैं आप, बहुत छोटे हैं। अब ऐसी एज में अब आपके लिए सच में कौन इंसान एक्चुअली बहुत अच्छा है, उसके साथ आप अपनी लाइफ बिताओ। ये जो खासकर टीनेज से निकलने का एक्चुअली जो 24-25 तक का भी जो प्यार होता है ना, वो ना इन्फेचुएशन ज़्यादा है। यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सनैलिटी जो आपके दिमाग और मन को अच्छी लगती है। ओके। आपको उसकी तरफ ऑटोमेटिकली एक आकर्षण फील होता है कि यार मुझे फॉर एन एग्जांपल आई रियली लाइक मॉडल लुकिंग काइंड ऑफ अ गर्ल्स, है ना। तो जब वैसी कोई बंदी दिखेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंस ऑन होगा कि आई लाइक हर, शी इज़ गुड। या मतलब क्योंकि आपके लिए इन रियल, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर कौन अच्छा कौन नहीं अच्छा ना, उसकी समझ ही मैं बोलती हूँ मिनिमम मान लीजिए 24-25 के बाद जा करके डेवलप होती है। क्योंकि Seriously? उससे पहले किसी नहीं के होती? साथ में सिर्फ घूमना, और जिसको खासकर आप बोलते रहते हो आई रियली लव हर, आई रियली लव हिम, मैं आई स्वेयर मैं आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ ये शब्द सुन करके। आप जिसको प्यार का नाम दे रहे हो वो सिर्फ आपकी ना पसंद है अंदर से। मेरा अपना खुद का एक आइडिया था कि मेरे को ना एक एक्टर से ही शादी करनी है। आई रियली वॉन्ट माई बॉयफ्रेंड टू बी एन एक्टर, आई रियली वॉन्ट माई बॉयफ्रेंड टू बी टॉल, है ना। मेरे को टॉल चाहिए, हैंडसम चाहिए, यार अच्छी जॉब पे हो, एकदम ना जेंटलमैन की तरह बात करे। अब मेरे को किसी बंदे में जब ये सारी क्वालिटीज़ दिखेंगी, ट्रस्ट मी यू विल लाइक दैट पर्सन, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वहीं पर मान लीजिए आगे से आप किसी ने आके आपको आई लव यू तक भी बोला, अब वो जी बिल्कुल देसी, आपको पसंद है जेंटलमैन, आपको चाहिए जॉब वाला, वो है अगला बिजनेसमैन, ओ मेरे तो बड़े खेत है पीछे बहुत पैसे आ रहे हैं, आपको आएगा ही नहीं वो पसंद, है ना। तो ये जो एज होती है ना हमारी 24-25 तक, तब तक क्या है ना, हमारी जो अंदर हमने एक परसेप्शन खुद ने डेवलप किया होता है, हम उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। हम रियल इंसान या आत्मा की तरफ तब तक अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं। बट ग्रेजुअली विद एक्सपीरियंस 24-25 साल तक देखना लोगों के ब्रेकअप भी बड़े होते हैं, खूब आगे देना, बड़े अच्छे बच्चे। बहुत रेयर केस मिलता है जिसका मैंने सुना जी पिछले 9 साल का रिलेशनशिप था, इसने शादी कर ली, पिछले 10 साल का रिलेशनशिप था। आज वाले तो भी 6 महीने में सोच लेते हैं कि शादी कर लें और 7वें महीने फिर वापस बात करे होते हैं, तोड़ दो दीजिए, रोका हमें शादी नहीं करनी। मैंने खुद ने सच में मेरे सामने 3 रोके तो टूटते हुए देखे हैं ऐसे, जिन्होंने बहुत 6 मंथ्स के अंदर ये डिसीजन लिया था कि वी रियली वांट टू गेट मैरिड, और अगले 9 महीने पूरे होते होते तक बोल दिया था कि भैया तोड़ दो, रोका नहीं कर सकते, शादी नहीं रह सकते। तो प्यार में ना बहुत फ़र्क होता है और आपकी पसंद में बहुत फ़र्क होता है। सो वट एवर यू लाइक्स कैन नॉट बी योर लव, लव इज़ वेरी डिफरेंट। एंड लव समटाइम्स आई नो डायलॉग है कहने के लिए शायरी वाला, बट दैट इट सीक सेक्रीफाइस ऑल्सो, बिकॉज जब 2 लोग साथ में आते हैं और हम एक दूसरे के इमोशंस की इज्जत करना शुरू करते हैं, तो इन रियल बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑटोमेटिकली होते हैं। और आजकल के बच्चे इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा लाग कर रहे हैं। They are not able to accept the other one. They don't want to compromise. They don't want to adjust. And that is how this relationship problem is coming. Okay. तो यहाँ पर ethically अगर आप पति पत्नी हैं तो आपको, अगर आपके पति को हम आपके टुवर्ड्स जोड़ेंगे तो वो वशीकरण के लिए, अगर हम आप पे वशीकरण के जरिए भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का तो सहारा लेना पड़ेगा ना उसको वापस लाने के लिए, तो वशीकरण मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि वो अपनी पति में ही अगर वापस एक सम्मोहन देख ले, उसमें ही वापस इन्वॉल्व होना लग जाए, तो विच इज़ गुड, उनकी फैमिली सेफ हो रही है आगे की तरफ जा करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग, हम बहुत डीप केस स्टडी के बाद ही ऐसा डिसीजन लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी बीवियां उठ करके अभी हमारे पास आ जाएं और बोल दें कि हमारा पति ला दो तो हम सबके पति ला देंगे, नहीं। हम पूरा चार्ट भी देखते हैं कि आप दोनों की लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एक्चुअली कर्मों के हिसाब से आप लोगों का बना ही विच्छेदन हुआ है, इसीलिए आपके पति का इंटरेस्ट बाहर गया, वो आज नहीं 2 साल बाद आपसे सेपरेट हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा वाला सीन है। हम वो सारी चीज़ें देख करके फिर डिसीजन लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि ये सही है और ये गलत है और हमने डिसीजन ले लिया। नो, आई कंप्लीटली वर्क वेरी इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस। हालांकि मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है कि मैजिक बिगिंस वेयर लॉजिक एंड्स, राइट। तो और नो डाउट मेरी माँ भी जब अगर अपनी वाली पे आ जाती है और वो करेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, जिसको आप सोच रहे हो ना कि आईसीयू का बंदा मेरे सामने बाहर आया हुआ है,
ठीक है, तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल्स हम प्रॉपर केस स्टडी करते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप मेरे पास में वशीकरण कराने के लिए आ रहे हो और मैं वशीकरण कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी। ओके, आई विल नॉट डू इट। पहले आप एनालाइज करेंगे पूरा। एब्सोल्युटली। ओके, अब आप डॉक्टर के पास जाके बोल दो मुझे कैंसर है, डॉक्टर बोलेगा भाई पहले टेस्ट तो करा ले। हाँ, पहले मेरे को तो देखने थे, मैं डिसाइड करूंगा। इट्स सेम। क्यों करवाना कैंसर का हाँ, इलाज? कैंसर है या नहीं है? करेक्ट करेक्ट। हर इंसान के अपने पैरामीटर्स होते हैं, वो उसके बेस पे अपने लाइफ पार्टनर चूज करता है। तो क्या चॉइस के बाद में उसके पैरामीटर्स बदल जाते हैं या फिर उसमें कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग आ जाती है? इस मामले में बोलूँगी हम इंसान के थोड़ा सा दिमाग को दोष दे सकते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन की ना प्रॉब्लम है, जब तक कोई चीज़ उसे हासिल नहीं होती ना, उससे प्यार बहुत होता है। जैसे ही वो चीज़ उसके पास आ जाती है, उसकी वैल्यू जीरो होती चली जाएगी, जीरो माइनस में जाती है। शुरू में थोड़ी सी रहेगी भी हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जीरो हो गई। बट ये चीज़ आप ना किसी भी उसमें आजमा के देखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ह्यूमन। आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, लग्जरी गाड़ी BMW खरीदना चाहते थे, जिस दिन लेकर के आओगे ना, ओ माय गॉड, मतलब छत में से निकल जाऊँ मैं, इतने खुश होते हैं हम, है ना, बिकॉज वी रियली वांटेड दैट। यू फील प्राउड, यू फील ओवरवेल्म्ड, खुशी के आंसू भी आ रहे होते हैं हमारे को, राइट, कि आई रियली वांटेड दिस एंड। लेकिन आप देखोगे अब आपने उसमें ऑफिस जाना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 1 महीना प्यार रह जाएगा उस गाड़ी से। 1 महीने बाद ना, सच बता रही हूँ, उससे प्यार खत्म हो जाता है। आप जो पहले दिन उस गाड़ी के अंदर जब बैठे होगे और जब आप 1 महीने बाद यानी कि एक नए महीने की शुरुआत पे उसमें बैठ के देखना, आपके इमोशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होता है। यही चीज़ हम इंसान ना रिश्तों में भी कर रहे हैं। जब कोई हमारे को नहीं मिल रहा होता, ये कोई भी बोल देगा, आपने एक सर्वे करा के देख लेना कि लड़की खुद बोल देगी कि जब तक मैं गर्लफ्रेंड थी ना, मेरे बड़े नखरे उठे थे, जब से बीवी बनी हूँ मुझे पूछना छोड़ दिया। कॉमन ही सर्वे में निकल आएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट सेइंग फॉर द तो ये कंफर्म हो गया, अब तो मिल गई तो मिल गई। हाँ, कि अब तो मेरी है। हमारा दिमाग ना उसको फटाक से एक एडेप्शन दे देता है कि यार ये तो मेरी है, कहीं जा थोड़ी रही है, ये तो बीवी है। गर्लफ्रेंड को तो रखना पड़ता है कि यार फटाक से दूसरा ऑप्शन मिलेगा, चली जाएगी ये तो मुझे छोड़ के। वो डर आपका हमेशा रहता है। तो यहाँ पे डर के बदले आपने अपनी बीवी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। नाउ शी इज़ माइन, शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। जबकि आज के टाइमिंग में तो ये थॉट रखना भी खराब है, भैया सच में चली जाएंगी छोड़ के। आज वाली नहीं सोचेगी ज़्यादा कि तुम नखरे उठा रहे तू नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं। और आजकल ये चीज़ में भी ओपननेस आ गया कि लोगों ने बहुत कम कर दिया सोचना कि डिवोर्स ये तो शादी नहीं करेंगे, ऑल दैट। इफ द 2 people आर ओके, दे आर ओके, दे विल डू इट। तो भैया अपनी वाली को संभाल के रखो, वैल्यू करो, है ना, तो नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन क्लियर आंसर क्या है कि चॉइस के बाद में अलग मैच्योरिटी, मतलब थोड़ी समझ आ जाती है उस इंसान के अंदर, क्लियरेंस में, सॉरी, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है इंसान के अंदर चॉइस के बाद में, यही है इसका आंसर है एग्जैक्ट? क्लैरिटी नहीं आती, आई एम सॉरी, मतलब आप मेरे एक बार क्वेश्चन मैंने रिपीट करोगे? पहले जो क्वेश्चन किया था उसका मुझे एग्जैक्ट क्लियर आंसर मैंने मिस कर दिया। हाँ, बताओ क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने कहा था कि चॉइस से पहले तक नहीं करनी चाहिए शादी, चॉइस के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इंसान के अंदर। 24, अच्छा एज के बारे में हाँ, बात एज करें, के बारे में, हाँ जी। वो समझदारी इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस आपको सिखा चुके होते हैं उस टाइम तक। उससे पहले जो इन्फेक्चुएशन हो गया, उससे पहले आप मान के चलो, आजकल के तो खासकर बताऊं मैं, बच्चे स्कूल लाइफ से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं। हमारे टाइमिंग पे तो पता ही नहीं होता था, मुझे तो बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट आज तक भी नहीं समझ में आया, मैं सच बताऊं आपको। पहले की तो बात अलग है, लेकिन अब आजकल आप 24 साल की एज तक जाओगे तो यू विल सी कि आपके ना 1-2 ब्रेकअप हो चुके होते हैं, या फिर आकर आप ना 4-5 साल तक भी किसी एक के साथ टिक चुके होते हो। तो एटलीस्ट आप अपनी फीलिंग को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुके होते हो कि अगर बंदा 5 साल के आसपास भी टिक गया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग है आपकी जो मैटर कर रही है। और नहीं होगी तो ट्रस्ट में 5 महीने में भी ब्रेकअप हो जाएगा, 5 दिन में भी ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज फैक्टर सिर्फ इसलिए बताया गया कि उसके अंदर या तो कोई सच में पीछे से आ रहा है, तो पहली बात आपको समझ में आएगा, नहीं भी आएगा, ब्रेकअप भी हो गया और मान लो आप किसी रिलेशनशिप को कॉन्सिस्टेंट आगे तक नहीं भी लेकर के आ पाए, सिंगल हो आज की डेट में, लेकिन पीछे के थप्पड़ आपको सिखा तो चुके हैं कि एक्चुअल व्हाट यू वांट। शुरू में हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए, शुरू में तो सिर्फ वो एक मूवी में वरुण धवन अच्छा लग गया था वैसा ही दे दो बस, यू नो। तो इट डिपेंड्स। लेकिन 24 तक आते आते आपका वो वरुण धवन वाला फैक्टर नीचे जा चुका होगा, अब आपको पता है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल पैरामीटर होने क्या चाहिए, या उसके पैरामीटर शायद बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। पता है कि पहले वाले जो पैरामीटर्स थे वो काम नहीं करते मेरे लिए। 20 साल का बच्चा शायद ये परवाह करे ना करे कि मैं किस तरीके की लड़की को अपने घर में लाना चाहता हूँ नहीं चाहता, लेकिन 24-25 साल का लड़का जिसको एक्चुअल में पता है कि भैया शादी करते ही घर में आ जाएगी, तो उसकी समझ में बहुत फर्क मिलेगा। वो उस हिसाब से देखेगा कि भाई अब ये सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मेरे को वो लड़की देखनी है जो मेरे घर में आने वाली है। तो उस सोच में बहुत बदलाव आ जाता है। करेक्ट, अब मुझे आंसर मिल गया क्लियर। थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं बगलामुखी माता के बारे में, क्योंकि मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे इसके रिगार्डिंग, और मैं आता हूँ मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले से, और हमारे ज़िले में
एक नलखेड़ा सिटी है जी बिल्कुल, और वहाँ पर बगलामुखी माता को बहुत माना जाता है, राइट। तो इसके बारे में कुछ कहिए आप कि उनकी क्या शक्ति है, क्यों इतना मानते हैं लोग? बगलामुखी की शक्ति के बारे में बात करूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप मेरी माँ के घर से आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो आप होते हैं ना, मेरे भाई हो गए, मेरे मायके वाले हैं ये जैसे होता है ना लड़की के इसमें। तो एक्चुअली आपको उन्हें ने यहाँ पे भेजा है। और जहाँ तक बात है बगलामुखी माँ की, तो मेरी जो जर्नी है वो 10 महाविद्याओं में, अगर बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, 8वीं 10 महाविद्याओं में से एक, मतलब इनको बोला जाता है। और मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी उसमें मैंने सबसे पहले बगलामुखी माँ को ही पूछना शुरू किया था। अच्छा। तो मेरे जीवन में जितने परिवर्तन हुए उसके बाद में, जितने भी बदलाव आए, वो एक्चुअली बगलामुखी माँ ही लेकर के आई थी। अच्छा। अब आप आते हैं स्पेसिफिकली बगलामुखी के मेन 3 पीठ हैं, जो कि एक है हिमाचल में कांगड़ा वानखंडी में है, ठीक है। दूसरा आप जहाँ अभी आपने बताया नलखेड़ा में है। तीसरा एमपी दतिया के अंदर भी एमपी है। में ही वो भी? जी, वो भी दतिया में। एमपी में ही है। ओके। वो भी बड़ा फेमस है। और जहाँ तक बात करते हैं पावर की, तो मुझे लगता है बगलामुखी की पावर कोई ना जाने ना, ऐसा आज की डेट में तो संभव नहीं लगता। आप कोई भी नेता पकड़ लीजिए, एवरी पॉलिटिशियन डेफिनेटली परफॉर्मिंग दी बगलामुखी पूजा। उनके यज्ञों में इतनी ताकत होती है कि वो आपको किसी भी लीगल केस से जो है मुक्त करा सकती हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावर एक्चुअली बगलामुखी माँ की क्या है ना? बगलामुखी की माँ की जो पावर बोली गई है वो है स्तंभन, किसी भी चीज़ का स्तंभन कर देना। अगर आप उनकी फ़ोटो भी देखोगे तो उनकी फ़ोटो के अंदर उन्होंने एक आदमी की जीभा को पकड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे हाथ में गदा उनके पास में दिखाया गया है। तो वहाँ पर भी उन्होंने उसको काटा नहीं है जीभ को, सिर्फ उसकी वाणी को ही रोक दिया है। तो माँ के पास में जो सबसे बड़ी शक्ति आती है वो स्तंभन की आती है, यानी कि किसी भी ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज़ को उसी जगह पे रोक देने की जो शक्ति है ना, वो बगलामुखी माँ के पास में है। अच्छा। और इनका जो ऑरिजिन भी बताया जाता है, इफ आई टॉक अबाउट अ टेल अबाउट हर, तो यहाँ पर हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वाला ना तूफान आया हुआ था, जिसने कहीं ना कहीं एक असंतुलन क्रिएट कर दिया था सृष्टि के अंदर। तो अब लगा कि देवताओं को भी लगा कि हमें तो रोकना होगा, ऐसे तो फिर सारी सृष्टि खराब हो जाएगी। तो विष्णु भगवान को जो है ये कार्य सौंपा गया। विष्णु भगवान ने भी कोशिश करी, अब उन्हें लगा कि भैया ये तो मेरे बस का भी काम नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने, देयर इज़ अ नदी कॉल हरिद्रा, ठीक है, उसको हल्दी वाली नदी भी कहा जाता है, वहाँ पर बैठ करके तपस्या की थी पार्वती माँ की। तब पार्वती माँ विष्णु भगवान की उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने बगलामुखी रूप में उस नदी में से जो है जन्म लिया था। एक तरीके से वो प्रकट हुई थी और उन्होंने आकर के अपनी शक्ति से उस पूरे जो तूफान उठा हुआ था सृष्टि के अंदर उसका स्तंभन कर दिया था, यानी कि उसको वहीं की वहीं रोक दिया था। मतलब और वापस से जो है मतलब सृष्टि के अंदर वो बैलेंस को लेकर के आई थी। स्तंभन मतलब किसी इंसान की लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है तो उसे रोकना, या फिर वो कुछ बुरा करने वाला है उसे बांध देना, मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से। यस। तो आप किसी इंसान की अगर आप बात करो, फॉर एन एग्जांपल, जो लोग ईविल, क्योंकि आज हमने ईविल की बहुत बात करी है, अगर आप किसी को ईविल कुछ करना चाहते हो तो लोगों की बुद्धि तक का भी स्तंभन करती है वो, यानी कि आपके दिमाग को बांध देगी, आपकी बुद्धि को बांध देगी। अगर आप बगलामुखी का जो मंत्र है उसको भी देखेंगे तो अगर आपसे सुनाओ, राइट, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वामकीले बुद्धि विनाशिनी ओम फट स्वाहा, राइट। तो उसके अंदर भी बताया गया कि वो आपकी ज़ुबान को जो है वो खींच करके रोक देती है, आपकी बुद्धि को बांध देती है, बुद्धि का स्तंभन कर देती है, एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग स्टॉप्स। तो शी इज़ वेरी पावरफुल। अब आपको लगेगा कि हमने क्योंकि बात करी, बड़े सारे पॉलिटिशियंस मैंने बताया कि उनकी जो है यज्ञ वगैरह करवाते रहते हैं, वो क्यों कराएंगे? क्योंकि उनको भी क्या करना है, अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त करनी है। तो वो सामने वालों की बुद्धि का स्तंभन कर दें। बुद्धि का स्तंभन होते आप क्या हो गए? मैड, यू आर पागल इंसान, आई एम इंटेलिजेंट वन। तो मैं ऑफ कोर्स आपसे ऊपर जीत जाऊंगी। यहाँ पर लोग आपके उस जो है फेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे से एक बार किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि आप बगलामुखी के साधक हो तो आप मारण भी करते हो क्या? मारण इन द सेंस किसी को मार देना। अच्छा। तो मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि देखिए, जो भी ये क्रियाएं बताई जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के मारण के द्वारा किसी इंसान को ही डायरेक्टली मार देंगे। बगलामुखी माँ जिन चीज़ों का मारण करती हैं वो हैं आपके अंदर के विकार। आपकी लाइफ में असली जो राक्षस हैं वो आपके विकार हैं। आपके विकार क्या है? मैं आपसे जेलस फील करूं, दैट्स वन ऑफ माय विकार। मैं आपसे प्यार में भी पड़ जाऊं, दैट अटैचमेंट इज अगेन अ विकार, राइट। मैं आपसे नफरत करूं, अगेन अ विकार। तो माँ इनका मारण करती हैं। आप इंसानों का मारण करने पे आ जाते हो यार, दो मिनट में आपको नहीं करना चाहिए। बेटे को मारेगी या तो माँ और बगलामुखी के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत ही क्रूर होती हैं ये या कुछ भी है। तो मुझे लगता है यार माँ ना माँ होती है। अब उसको क्रूर या जो सौम्य है वो बनाने वाले भी आप हो।
आपकी माँ को आपसे बेटर पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो माँ के थप्पड़ नहीं लगाएगी ना। तो ऐसे ही बगलामुखी माँ करती है। जब आप उनको साध रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ गलत काम कर रहे होगे तो भैया पहला थप्पड़ तो वो आप ही को लगाएगी, दूसरे को बाद में रोकेगी। तो आपका कान पकड़ के आकर के ऐसे मरोड़ देगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि महाविद्याओं के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स सुप्रीम पावर। लेकिन बगलामुखी माँ जितनी, जिसको आप क्रूर बोलते हैं, वो क्रूर तब बनती है जब आप ऐसा कोई काम करोगे। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो मैंने तो उन जैसा सौम्य भी नहीं देखा। क्योंकि मेरे केस में जितना प्यार उन्होंने बरसाया है, और मेरे लिए तो जैसे ठाट बाट से भी दर्शन वो अरेंज कर देती हैं, तो भाई मैंने ऐसा जादू नहीं देखा, इतना सौम्यपना भी नहीं देखा। तो वो माँ रूप में ही है। अपनी माँ को परेशान करोगे तो बेटा पिटाई भी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो वो शी इज़ वेरी सॉफ्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रूर ही हैं, बहुत उग्र हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और भी मैं बोल सकती हूँ। अब मान लीजिए मैं बगलामुखी माँ की साधना करती हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनको मानती भी सिर्फ माँ रूप में ही हूँ। अगर यहाँ पर उन्होंने भी वो मैं उनको माँ बोल रही हूँ, मैं उनका बच्चा हो गई। अगर मेरे को भी कोई परेशानी देगा तो मेरी माँ वैसे तो बहुत सौम्य है, लेकिन अगर उसकी आंखों में तुम अब खटक गए क्योंकि तुम उसके बच्चे को परेशान कर रहे हो, फिर मुझे मत बोलना। फिर तुम्हारी जीभ एक्चुअल में उसके हाथ में होगी और वो गधा एक्चुअली ऐसे हाथ में होगा उनके। फिर वो नहीं छोड़ती, वो फिर माफ़ नहीं करती। शी इज समबडी हु जस्ट वर्क, होते ना, बहुत बैलेंस तरीके से काम करती हैं। आप देखिए ना, वो तूफान रोक करके भी उन्होंने वापस प्रकृति में वो बैलेंस ही लेकर के आया था। शी बैलेंसेज एवरीथिंग। तो अगर आपका थॉट गलत होगा तो वो अपने साधक के लिए, अपने बच्चे के लिए जो है एकदम से क्रूर भी हो सकती है। वहीं पे जब उनका साधक उनको पूछ रहा होता है तो अपने बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा सौम्य भी हो जाती हैं। ओके। और आपका तो नलखेड़ा वाला जो मंदिर भी है, टेम्पल, द्वापर युग से बना हुआ, वो मतलब उसको पांडवों ने बनाया था। अगर आपको, आई एम श्योर कि आपको आइडिया होगा। तो आप सोचिए कितनी पुरानी। नहीं तो उस टाइमिंग पे भी देवताओं तक ने भी देवियों की इनकी पूजा पाठ की है, और तब इस भव्य मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। तो इट्स ब्यूटीफुल। आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ ऑल टाइम जो है हवन चलते रहते हैं। बहुत उसकी एनर्जी इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग। हवन के केस में मैं बोलूँगी नलखेड़ा में और हिमाचल में एक्चुअली दो ही जगह पे हवन ज़्यादा चलते हैं। दतिया के अंदर आप देखोगे माँ का बहुत सॉफ्ट वाला सौम्य रूप रखा गया है, क्योंकि माँ की भी अगर आप पिक्चर देखोगे ना तो उसमें भी दो तरीके की हैं। मेन तो एक है कि वो उनका फेस जो बगला स्टाइल थोड़ा सा दिखाया गया है, राइट। तो वहाँ पर, और जो दतिया के अंदर मौजूद है वो बिल्कुल जैसे हम एक नॉर्मल देवी की आप पिक्चर देखते हो वैसे सौम्य रूप में उनको विराजित किया गया वहाँ पे। तो वहाँ पर जो है हवन सिर्फ नवरात्रि में होते हैं, बाकी टाइमिंग पे वहाँ पे रेगुलर हवन नहीं होते। जो ये रेगुलर वाले हवन है कि आप कभी भी विजिट कीजिए बगलामुखी के टेम्पल में, और आप वहाँ पर किसी भी इच्छा से जो है हवन करा सकते हैं। वो नलखेड़ा में और सिर्फ हिमाचल में हो रहा है, इन दो पीठ पे मेजरली होता है। और आप किसी भी इच्छा के लिए हवन करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपना विवाह के लिए हवन कराने चले गए तो बगलामुखी मम्मा आपकी शादी नहीं कराएंगी। भैया वो भी करा देंगी, लेकिन ऑफ कोर्स हर मेजर पावर इज स्तंभन। शी कैन स्टॉप एनीथिंग एनी मोमेंट। और ऐसे मतलब वो पावर मैंने देखी है कि किसी को चुप कराना हो पॉसिबल है, तुरंत ग्रेट 2 घंटे के अंदर काम हो जाता है। अच्छा या मैम, नज़र लगना क्या रियल होता है? नज़र हाँ होता है, बिल्कुल होता है। और क्या ब्लैक कलर से नज़र नहीं लगती? ब्लैक कलर से नज़र नहीं लगती, ये बड़ा समझने वाला सा पॉइंट आपने किया। जैसे आपने भी ब्लैक कलर की अभी शर्ट पहनी हुई है आज। हाँ, मुझे लगा था कि आप भी ब्लैक पहन करके आएंगे, क्योंकि आपके कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, तो मैं क्वेश्चन भी करने वाला था कि आप ब्लैक क्यों पहनते होंगे, शायद महाकाली के। वैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ठीक है। और लेकिन अगर आप मेरी साधनाओं की बात करोगे तो उसमें मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ भैरव बाबा का मैं जनरली जब भी हम जाप करती हूँ तो मैं काले रंग का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। बट हर देवी का अलग कलर है। जैसे अभी आपने मुझे बगलामुखी माँ के बारे में पूछा था, तो उनके केस में हम येलो कलर ही पहनते हैं। येलो कलर का ही आसन होगा, येलो कलर की आपकी दिए की बत्ती भी होगी, येलो कलर का ही प्रसाद चढ़ेगा। तो हर देवी का जैसे अलग कलर है। बट हाँ, मुझे पर्सनली ब्लैक इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे को शुरू में ना बड़े लोग टोकते थे, क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। ब्लैक एक्चुअली बहुत पहनती, अब कम हो गया पर बहुत पहना है, कि ये कह करके टोकते थे कि यार ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, खास करके पूजा पाठ के टाइमिंग पे आपको ये जो काला रंग है ये अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बोलती थी कि ऐसा क्यों? दे आर लाइक इट्स नॉट गुड बिकॉज इसको डार्कनेस के साथ में जोड़ा जाता है ब्लैक कलर को। तो इट्स लाइक कि लाइट की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर डार्क नहीं होगा तो, राइट। अगर ब्लैक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप जब भी आपको नज़र उतारनी है तब आपको काला रंग याद आ जाता है, ठीक है। जब भी आपको कोई उतारा करना है तब भी आपको काला रंग याद आ जाता है। आपने तांत्रिकों को ज़बरदस्ती काले कपड़े पहनवा दिए जिससे कि वो अपनी एक पहचान इस्टेब्लिश कर सके कि हम जो है डार्क ही हैं यहाँ पर। तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, जहाँ तक बात नज़र उतारने की होती है, नज़र नहीं लगने की होती, इतना उसमें के अंदर ना अपने अंदर एक एनर्जी को ऑब्जर्व करने की बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है एक्चुअली। यस,
तो जब कोई आपको कोई नज़र भेजेगा, हम जनरली बोलते हैं ना, आप बाहर निकले अगर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो काला टीका लगा करके निकल जाइए, तो आप उससे बच जाएंगे। तो उसके अंदर ये काले रंग के अंदर वो क्षमता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की। इस वजह से ही काले रंग को जो है थोड़ा सा नेगेटिव करता गया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई अगर काला रंग नहीं होगा ना तो नेगेटिविटी कहीं नहीं जा रही, फिर वो लाइट के अंदर ही समाएगी, तो आपकी लाइट ही यहाँ पे खराब होने वाली है, फिर नहीं बचेगी वो, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ द डार्कनेस इज नॉट देयर, इफ द ब्लैक कलर इज नॉट देयर, व्हाइट को कोई शायद उतना वैल्यू ही ना करे। करेक्ट। तो येस, ब्लैक कलर से बचाया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता है उसको खींचने की, ऑब्जर्व करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से। ओके। और नज़र लगती कैसे? कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई इंसान उसके बारे में बुरा सोच रहा है, जलस फील कर रहा है, तो क्या उसे नजर लग जाएगी सामने वाले को? बिल्कुल लग जाएगी, बिकॉज मैंने बताया जेलसी एक विकार ही है और जेलसी एक नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इफ वी अगेन टॉक साइंटिफिकली थोड़ा सा, तो मैं अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेजूंगी, अगर तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए आप बहुत पूछा पाठ करने वाले हो या आप अपने ऑरा को बहुत क्लीन वगैरह रखते हो, तो बड़ी बात नहीं है कि मेरा जो जेलसी की नेगेटिव एनर्जी मैंने आपकी तरफ भेजी थी वो आपसे टकराएगी और वो वापस आ जाएगी मेरी साइड में, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप कोई खास पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन भगवान कुछ है अगर अलग ही मेहरबान है, आप तो बड़ा फुल फूल रहे हो और मेरी आंखों में खटक रहे हो, अब मैं नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेजूंगी, वो जुप करके आपके ऑरा को क्रॉस करके आपको हिट करेगी, एंड दैट इज़ हाउ आपको हम बोलते हैं नज़र लग गई। आप सडन एकदम फटीक फील कर सकते हो, थका थका लगेगा, चक्कर भी आ जाते हैं कई बार। तो ये एनर्जी का बहुत खेल है, किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है, कितनी पावरफुल है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मेरी एनर्जी आपसे ज़्यादा है और आपकी वीक है, तो मेरी गलत इंटेंशन आपको हिट करेगी, वो नज़र जा करके आपको लगेगी, वो लगती है, वेरी मच रियल। मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। हमारे केस के अंदर भी हम एनर्जी बेस पे काम करते हैं, हम इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ लोग बात करते हैं और चला जाता है? नहीं, वो जो सेशन नॉर्मल आपको बातचीत लग रहा है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वाला एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है। कितने कस्टमर मेरे जो रोते रोते आते हैं, अगर मैं उसको हंसता हंसता वापस भेज रही हूँ, कुछ तो किया ही होगा ना, तो कहाँ से वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को कहाँ डंप करके गए हैं? हमारे पास डंप करके गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आता है। तो वी ऑल्सो हैव टू क्लीन आवर सेल्फ, एनर्जाइज आवर सेल्फ, वो हमें करते रहना पड़ता है। तो हमारे केस के अंदर हम अपने आप को जो है रिफिल, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि बिकॉज आई डू मंत्र जापास, आई डू साधनास, आई डू यज्ञ ऑल्सो, मतलब एवरी सेकेंड नाइट एम परफॉर्मिंग अ हवन, तो इससे जो है हमारा ऑरा क्लीन भी होता रहता है और मेरे को थोड़ी सी पावर मिलती रहती है कि आप सबको थोड़ी सी एनर्जी में देती रहूँ और हम कुछ अच्छा क्रिएट करते रहें। ओके। कोई भी इंसान थोड़ा अगर सफल होता है जी, तो उसके आसपास के आई थिंक 90% लोग जलसी फील करते हैं। हाँ, 90%। या बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होती है उसकी सक्सेस। बहुत खास फ्रेंड होंगे या फिर फैमिली मेंबर, फैमिली में भी सिर्फ आपका जो रियल फैमिली, माँ बाप, बाकी जो फैमिली आपकी नहीं करेगी आपसे, नहीं खुश नहीं होगी, जेलसी फील करेगी। तो हर इंसान जैसे सक्सेसफुल होगा तुरंत नजर लग गई उसको। ये मैंने बताया ना, ये डिपेंड करता है, नहीं लग, ऐसा भी नहीं है कि लगेगी। जेलसी तो 100% होगी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे कि यार जैसे ही आप ग्रो करना शुरू करते हो ना, आसपास वालों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है कि ये इसके साथ में ये बड़ा ग्रो कर रहा है, ये बड़ा फेमस हो रहा है, इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है। एब्सोल्युटली होता है, लेकिन मैंने वहीं बताया ना, आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं उन लोगों की ऊर्जा से वैसे भी ऊपर है, तभी आप ग्रो कर रहे हो और वो नीचे हैं आपसे, तो आप ऑटोमेटिकली सेफ भी होते हो, ऐसा नहीं है। बट कोई कोई बीच में धुरंधर आता है जिसकी एनर्जी भी ठीक ठाक होती है, तो वो आप उसका हिट आपको लग जाता है, क्योंकि जो आपने बोला ना, वैसे तो बेटा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं, उठेंगे नहीं, उससे पहले दुब करके गिर जाएंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती हैं। एक तो जो ये नेगेटिव एनर्जी आपने बोली कि भाई आसपास वालों ने तो आपको सोचना शुरू कर दिया कि आप तो ग्रो कर रहे हो यहाँ पर, हाँ। तो लेकिन मैंने बोला कि ऊर्जा वाइज एक्चुअली आप उनसे ऑलरेडी ऊपर हैं, तभी आपको ग्रोथ हिट कर रही है और वो लोग आपसे नीचे होते हैं, और आपका जो भी वाइब्रेशन लेवल होता है, आप उसी तरीके के आगे लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट भी करते हो। तो जब आपका ऊर्जा लेवल यहाँ है, तो जो आपसे जेलस हो रहे हैं उनका ऊर्जा लेवल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तीर मारने में प्रॉब्लम आएगी। उनको भेजेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन हर तीर आकर के आपको लगेगा नहीं। सेम इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। जब बच्चा पैदा भी होना होता है, तो भैया एक होता है ना कि कितने सारों की वो बाकायदा मूवी में पूरा दिखाते हैं कि इतनी सारी दौड़ होती है, लेकिन कोई एक चीज़ जाकर के, एक स्पर्म फाइनली लास्ट तक पहुंचता है और फाइनली बेबी में डेवलप होता है। इट इज़ सेम। आपको शायद 100 लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी एक की गाली आकर के लग जाएगी या 2 की लग जाएगी, 100 की 100 गालियाँ आपको आकर नहीं लगती, या 100 की 100 जेलसी नहीं लगेगी। और अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी एनर्जी लेवल पे हो, तो एक अगर हिट कर भी होगी, तब तक आपकी एनर्जी भी तो कुछ अच्छा हिट अट्रैक्ट कर रही होगी ना, आप थोड़ा सा और ऊपर हो जाओगे, इन लोगों से और दूर हो गए। अब ये वापस तीर मारेंगे, इतनी यहीं तक मुश्किल से आ रहे थे, तो यहाँ तक तो कैसे ही पहुंचेंगे? जब नजर लगना मुश्किल है, तो फिर धीरे धीरे करके आप देखोगे सच में अलग हो जाता है। बड़ा कॉमन, किसी ने तो, मैंने थोड़े दिन पहले रील देखी थी, अंबानी को नजर क्यों नहीं लगती? सच में देखी थी मैंने, तो ये बात तो सही है। आपने जो क्वेश्चन भी पूछा उससे इट्स अ मैच
कि अंबानी को क्यों नहीं नजर लगती, क्योंकि यार उसका भी एक लेवल बहुत ऊपर चला गया आज की डेट में। तो जब तक आप बिल्कुल उठते हो ना तब नजर लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हो, लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कम हो गए, और ऊपर हो गए तो आप इन लोगों की पहुंच से बाहर होते चले जाते हो। लेकिन तब जो अब खतरा एक और भी है, आई नो एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग, बट आप जब यहाँ पहुंच गए तो आपको जो खतरा भी है ना वो आपके इसी लेवल के लोगों से होता है, क्योंकि वो सेम लेवल पे रिसाइड कर रहे हैं। बट वो लोग कम जेलस होंगे क्योंकि वो आपके इक्वल लेवल पे ही हैं, तो वो कम जेलस होते हैं। जेलस कौन होगा? जो आपसे कम है, आपसे कम है। ठीक है, तो ये दैट्स द डिफरेंस। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अंबानी जी के आसपास उनकी एनर्जी लेवल पे भी कोई नहीं है, तो हम उनको नजर नहीं लगा पा रहे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट अंबानी जी के साथ। या नजर क्यों नहीं लगती आपको? बिल्कुल नजर अच्छे कहा जाता है ना कि बच्चों की अगर को हम तारीफ करते हैं तो कई बार हमें रोक देते हैं, नहीं नहीं तारीफ मत करो। तो ज्यादा अच्छा सोचने से नजर लग जाती है कई बार किसी के बारे में। इट्स जस्ट कि आप किसी चीज की तारीफ ही कर रहे हो वहाँ पर, अच्छे टोक में कर रहे हो। तो कई बार क्या, तो हम खुद भी बोलते हैं, जब एक बच्चा नॉर्मल घर में पैदा होता है ना, तो एक माँ को अपने बच्चे से अच्छा तो कोई भी नहीं लगता, तो कितनी बार ऐसा भी बोलेगी माँ ना तुम्हारी खुद ही की नजर लग जाएगी इसको। तो इसमें क्या होता है, वो जो हाय होती है ना, वो हाय बुरी नहीं है, पर अच्छी हाय भी टिकती है कि हाय कितना सोना है। अब मैंने आपकी तारीफ करी है यहाँ पे, लेकिन साथ में क्या लगा दिया? हाई लगा दिया एक तरीके से। तो ये हाई तो हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स अ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर, तो ये भी टिकती है। किसी को मैं बहुत ज़्यादा, या मैं आपको देखती जा रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही हूँ आपके साथ में, एक एनर्जी ट्रैवल होने लग जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अपनी नज़र तो माँ की भी लग रही है बच्चे को, और उससे अच्छा तो उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन जो ये हाई होती है, टोक लग जाती है कि उस टाइमिंग पे ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी में वो गिरावट दे देगा, और कुछ नहीं है, वो अपलिफ्ट भी हो जाएगा जैसे आपने। और ये देखो सबकॉन्शियस, मतलब मैं बोलती हूँ कि हमारा साइकोलॉजिकली कितना काम करता है। आपको वो नज़र लगी है, मैं आऊँगी और मैं ना किसी भी चीज़ से, वो डिफेंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक्चुअली आपकी नज़र उतारूँगी ना, आपको सच में 10 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। और वो काफ़ी हद तक 50% ना साइकोलॉजिकल भी रिलीफ मिल जाता है। इन रियल नज़र उतरी नहीं उतरी उसका तो मापदंड हम बाद में करेंगे, बट 50% आपके माइंड ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि यार इन्होंने मेरी नज़र उतार दी ना, हो गई। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने नज़र उतारी ही नहीं। अच्छा। मैंने परफॉर्म ही नहीं किया है वो रिचुअल, मैंने खाली ना नॉर्मल ऐसे करी, मैंने ऐसे उठाया और ऐसे करके फेंक दिया, सामने बोला मैम बड़ा रिलीफ मिल गया। तो साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो अब मैजिक वाली भी बात हमने शुरू की थी, उसके अंदर भी ना दिमाग बहुत खेल रहा है हमारे साथ में, तो साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मतलब कोई अच्छा बोल रहा है तो उसका फ़र्क पड़ता है, उसकी हाई लग सकती है, लग जाती है कई बार ज़्यादा, बहुत इंटेंशन अगर उसकी हो जाती है ना। अच्छा। कि ओ इट्स सो क्यूट, तो वो उसमें हाई सो क्यूट में भी चला जाता है। अच्छा, होती है। अब इंसान करे क्या, तारीफ भी करे या बुराई करे तो करे क्या? नहीं तारीफ ही कीजिए, थोड़ा अच्छे मन से कीजिए। तारीफ के केस में नज़र लगना बहुत रेयर होता है, बहुत कम है। मतलब वो एक होता है ना कि कई बार क्रॉस कनेक्शन ही हो जाते हैं किसी चीज़ के, तब हम जा करके बोल सकते हैं नज़र लगी, बट अदरवाइज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा तारीफ करने पे नहीं है। बहुत ज़्यादा तारीफ के पीछे कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट होगा जो जाके लगेगा। तो इस तरह से तो हर उस लड़की को नजर लग जाएगी जिसके पीछे कोई ना कोई लड़का पागल है। सब लड़कियों को नजर लगना आनी चाहिए, क्योंकि सब लड़कियों के पीछे कोई ना कोई लड़का पागल है। बहुत बुरी तरह पागल होता है कई बार। अरे तो उसको लगती है, फिर उसको लगती है नजर? नहीं, मुझे लगता है उस लड़के का एनर्जी लेवल एक्चुअली माइनस में है। अच्छा, वो किसी के पीछे पीछे है, ठीक है, और लड़की आगे आगे है, तो हर हाल में लड़की का एनर्जी लेवल उससे बहुत हाई चल रहा है। ओके। तो एक कमजोर एनर्जी एक हाई एनर्जी को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? नॉट हैपनिंग, नॉट पॉसिबल। अंधविश्वास हमने काफी सारे यहाँ पे कवर किए हैं। कौन से अंधविश्वास है जो कि रियल है, मतलब जो लोग मानते हैं लेकिन वो रियल है, और कौन से एक्चुअल में अंधविश्वास है? आपके मुझे लगता है पहला सवाल ही था, जैसे काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा तो कुछ है ही नहीं और ये सब चीज़ें इम्पैक्ट ही नहीं कर सकती, बट इट्स वेरी मच रियल। ओके। काफ़ी लोग स्पिरिट प्रेजेंस को भी डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आत्मा वात्मा या नहीं घूम रही, बट मैंने खुद ने इंटरेक्ट किया हुआ, मैंने खुद ने बात की हुई है, तो स्पिरिट्स हमारे आसपास होती हैं, ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अंधविश्वासों की बात कर रहे हैं, तो जो जनरली लोग मैक्सिमम लोग डिनायल पे जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो आपने पॉइंट भी बड़ा उठाया था, क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा वाइड है कि उसमें आपको ना 50-50% ही लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग मानते होंगे और कुछ लोग नहीं मानते होंगे। तो अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक है, देन यू कैन आस्क मी, आई कैन टेल यू कि हाँ ये ऐसा तो है और ऐसा नहीं है। जैसे मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है माता जी के यहाँ पर, ये सही है गलत है? देखिए, जो चीज़ अगर आपके शास्त्र में लिखी हुई है, तंत्र शास्त्र के अंदर बलि मेंशन है, तंत्र शास्त्र को भूल जाओ, जो लोग सप्तशती भी पढ़ते हैं, अगर आप उसको भी ध्यान से लिखोगे, उस तक में भी लिखा हुआ है कि माँ जो है वो देवी बलि प्रिय हैं। तो जो चीज़ लिखी है वो अंधविश्वास तो नहीं हुआ, राइट?
अच्छा, आप भी लिखा आज हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा और हुआ अभी सुबह में डिस्कस करके आया अनिरुद्धाचार्य जी के Yeah. साथ में, उन्होंने कहा ये कहीं नहीं लिखा। नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है। मैं लिखा हुआ आपको है? बकायदा आई विल सेंड यू सम स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे ये लिखा हुआ है। देवी बलि प्रिय हैं, शुरू से रही हैं। आप मुझे एक बात बताओ, लेकिन हम देवी ये बलि बहुत प्रिय अगर लेकिन नहीं है, लेकिन हम ये बहुत गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। नहीं हम इसमें यहाँ पे कुछ गलत प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप जा जाके मंदिर के माता के इसमें बलि हाँ, देना शुरू कर दो। वही तो। नहीं, देयर इज ए प्रोसेस। आर यू ए तंत्र प्रैक्टिशनर? क्या आपको हो गए हैं इतने साल तंत्र प्रैक्टिस करते हुए? क्या सच में आप उस लेवल पे पहुंच गए हो? वहां तक पहुंचते पहुंचते आप सब नीचे गिरे हुए हो गए। 1000 लोगों की रेस शुरू होएगी ना इस वाली इसके अंदर भी, तो मुश्किल से एक इंसान वहां पहुंचेगा। वो लायक है बलि देने के लिए, और वो लायक है माँ को अर्पित करने के लिए भी। आप तो लायक ही नहीं हुए, तो आप कैसे हर इंसान बलि देने लग जाए? कृपया करके आप ऐसा नहीं कीजिएगा। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, आप सिर्फ महात्म्यों पे ही जाइए, आप स्टोरीज पे जाइए। जब जब ये भगवान ये राक्षस आकर के हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं, ये देवताओं ने मेरी माँ को बुला लेना होता है। इन्वोक कर दो जी शक्ति को। शक्ति आकर के क्या वहाँ पे उनको दूध वूध पिलाया जा रहा है क्या? नहीं, तलवार लेके मार रही है भाई, गर्दन काट दी उसने। क्या है वो बलि नहीं है। खून मतलब महिषासुर, मैं बोलती हूँ कि वो एक उसकी रक्त बीज की जो है एक बूंद गिरती थी नीचे, और इतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे जितनी खून की बूंदें जो है धरती पे गिरती थी। उनका विनाश करने के लिए माँ ने महाकाली का रूप लिया, और सारा का सारा खून ही वो पी गई। जो खून पी रही है, क्या वो घास खाती है? हाउ? दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। और देखिए, मन के भाव बहुत मैटर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको जाके बकरे की बलि देनी है। सप्तशती के हिसाब से आप कद्दू की बलि भी देते हो, करेक्ट। घिया की बलि भी देते हो, तो आप वो दे लो ना अगर आपको बलि देने में इंटरेस्ट है। आप देखिए, तंत्र में ना प्रैक्टिस करने के काफ़ी सारे मार्ग हैं, ठीक है। मेजरली दक्षिण मार्ग है, सात्विक मार्ग, जहाँ पे आप घी कद्दू की बलि दीजिए। आगे चलेंगे तो एक स्टेप जब आप अहेड जाते हो, देन कम्स वामा मार्ग, जहाँ पे जो है एक्चुअली आपको नॉनवेज भी खाना पड़ता है। अगर आप खा रहे हो तो इसका मतलब माँ को चढ़ा भी रहे होगे। आपको एल्कोहल का भी सेवन करना है, या मतलब आप उनको भी चढ़ा रहे हो। अच्छा। और एक पे जाओगे कौलाचार के अंदर। कौलाचार इज प्योर, इट्स मुझे लगता है उस पर आते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे बलि सिस्टम इज़ वेरी मच देयर। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि झूठ नहीं है, ये मिथ नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि हर इंसान क्या इस चीज़ के काबिल है, तो वो गलत है, वो नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन जस्ट गो रैंडमली एंड गिव बलीज टू माता। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। उल्टा हो जाएगा, पता चले उसकी बलि देने के चक्कर में माँ को लगा कि बेटा मैं बलि प्रिय हूँ, अब तू आ जा। उल्टा पड़ जाएगा। तो मत कर देना ऐसे काम। आप लोग सब जो सुन रहे हैं हमारे को, ऐसी जाकर के रैंडमली कोई बलि वली नहीं देनी आपको। देयर इज़ अ मतलब एजेस, कई बर्थों की प्रैक्टिस है। अगर मैं आज आपसे बैठ के सारी बातें कर रही हूँ या मैं साधना कर रही हूँ, तो इसका मतलब पिछले जन्म में मैं ऑलरेडी कर रही थी, तब यहाँ से शुरुआत हुई है, तब मैं ऑटोमेटिकली साधना कर रही हूँ। ऐसे ही नहीं है यहाँ अभी मैं पहुँच जाऊँ बलि देने। मेरी भी लग सकती है। आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं उल्टे काम करूँगी ना, जो माता मुझे अगर पावर दे रही है, और मैं उसका गलत इस्तेमाल करूँगी, तो मेरी क्लास भी लग सकती है, मेरे को भी ऐसे रैप्टे चेक हो सकते हैं। तो नहीं करने बेटा गलत काम। आप लोग जाकर के कोई बलि नहीं देंगे। बट क्योंकि दीपक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है कि क्या ये मात्र एक अंधविश्वास है, तो नहीं, एक अंधविश्वास नहीं है। आप कितनी भी कथाएं स्टोरीज पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, आप मुझे प्लीज़ बताइए ना कि कहाँ पे मारकाट नहीं हुई है। और खून पीना कहाँ से वेजिटेरियन हो गया? हाउ? ये क्या लिखा, खून पीना वेजिटेरियन है? मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? कौन कहता है ये? भैया आप लोग तो बोल रहे हो ना, देवी को ना बलि चाहिए ना मांस चाहिए, देवी तो मेरी खून पी रही है। तो हाँ, ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी देवी तो खून पीती है। इनडायरेक्टली आपने देवी जी को नॉन वेजिटेरियन बोल दिया। हाँ, तो वो तो है। लेकिन वो जरूरी काली माँ को आप वो मुंड की माला पहनी है भैया, वो उन्होंने काटे हैं वो गर्दनें जो उनके गले के अंदर दिखाई गई हैं। कहाँ से आ गई वो क्यों काटे उन्होंने गले? फिर आप इस बात पे आ जाना कि अरे जो इंसान गलत है ना, जो बुरा है, उसका गला काट सकते हैं, दूसरे का नहीं काट रहे। वो खाली सिर्फ राक्षसों के गले। राक्षस भी बुरे नहीं हैं, आप समझिए। हर इंसान को अपना एक कर्म दिया गया है। राक्षसों का काम है यार वो आपको परेशान करना या कुछ करना, और देवताओं का काम है आपको बचाना। हर इंसान अपना कार्य कर रहा है, तो आप भी अपना कार्य करो। अगर आपको बलि देने वाले लेवल तक भी पहुंचना है, तो पहले कई जन्मों की तपस्या कर लो, उसके बाद बात करेंगे। ओके। मतलब एक गलत, मतलब ये जो मैंने कहा वो सही है, या बलि देना, लेकिन आपने बताया नॉट कि लाइक दिस, किसी को हक नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं, हाँ, किसी को हक ही नहीं है। चूजन वंस ही हैं, मुझे लगता है, जो उस लेवल तक पहुंच के साधना कर सकते हैं, जो पहले से निर्धारित हैं। आप ऐसे ही सोचो कि मैं आज उठ करके सडन भगत बन जाऊंगा और मैं आज जा करके बलि दूंगा तो मैं माँ का प्रिय हो जाऊंगा, क्योंकि माँ को बलि प्रिय है। तो बेटा माँ यहाँ पे माँ को बलि प्रिय है। माँ एक सेकेंड नहीं लगाएगी तुम्हारी खुद की गर्दन काटने में भी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई एम नॉट, मैं कोई भी बातचीत यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। शी विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड आपका जो है ये अलग हो जाएगा।
और वो लेती है, टेस्ट के रूप में भी लेती है। मतलब दैट्स एन अनदर स्टोरी, मे बी विल कवर इन सम अदर पॉडकास्ट, जहाँ पे मैंने खुद ने अपनी गर्दन भी ऑफर करी हुई है और मेरी गर्दन, तो वो बहुत अलग चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ को जानना है, आधा अधूरा मत जानो। यू गाइज आर नॉट अलाउड, सिंपल, राइट? करेक्ट। हमारे शो का नाम है डीप कास्ट, और एक्चुअल में हर क्वेश्चन को बहुत डीप में आज हम ले गए हैं। मुश्किल से आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन हमने लिए होंगे, मुश्किल से, यहाँ और वो इतने डीप और इतना बड़ा पॉडकास्ट हमारा यहाँ पर बन गया। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। Thank you so much. एंड आई विश की ऑडियंस अपने कई सारे क्वेश्चन क्लियर किए होंगे, उन्हें कुछ हेल्प मिली होंगी। एंड अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में, आपका यूट्यूब चैनल है कोई? हाँ जी बिल्कुल, तो आपका यूट्यूब चैनल, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, लोग आपसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर हम फिर से कोशिश करेंगे एक पॉडकास्ट और कभी करें, और कई कुछ क्वेश्चन वो हम कवर करें। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।